हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आगामी एग्जाम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ के लिए जो घटना चक्र की मार्केट में अवेलेबल पुस्तक है आरओ और एआरओ, उसमें जो तथ्यात्मक नोट्स दिए हुए हैं और जो प्री और मेंस में जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है। ये जियोग्राफी का लास्ट पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। हम लोगों ने 4 पार्ट को क्या किया, अपलोड कर दिया है। और कल हमने जो बिहार पीसीएस के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसको भी हम लोगों ने जो है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों को जो है देखना हो कि नया पैटर्न कैसा है और इससे डायरेक्ट सवाल पूछे भी जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। वो जा करके यूट्यूब पर एक बार विजिट करें और इस वाले जो है जो कल अपलोड हुआ है वीडियोस को जरूर जो है एक बार देखें, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग का पैटर्न मूड चेंज हो रहा है और ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ करके थोड़े डीप और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो ये किताब है घटना चक्र की, इसमें तो बहुत कम तथ्य दिए हुए हैं, लेकिन हमने उसको संपूर्ण बनाने के लिए बहुत सारे एडिशनल मैप्स हैं जो नेट से हमने डाउनलोड करके उसमें लगाए हुए हैं। कुछ हमने जो बहुत सारे ऐसे तथ्य जो छूट गए हैं उसको बेहतर तरीके से हमने देने का प्रयास किया है, तो ताकि आपको पढ़ने के बाद एक समग्र जो है अध्ययन अच्छे से कर सके। तो उसी क्रम में जो है हम लोग आज लास्ट पार्ट कर देंगे, उसके बाद विश्व का भूगोल है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका भूगोल का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है कि हम लोग चैनल पर हिंदी का जो है रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें उसमें भी 5 जो है टेस्ट अपलोड हो चुका है। आज एक टेस्ट और उसमें मिल जाएगा, तो प्रॉपर देखते रहिए ताकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस न गड़बड़ हो। फिर जैसे ही मार्केट में करंट अफेयर्स की किताब आती है, तो उस करंट अफेयर्स की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी, साल भर की, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उस पे भी ज़्यादा फोकस हमारा 6 मंथ पे ज़्यादा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए, इसको हम लोग बेहतर तरीके से शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हों, उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो यस गुरुजी चैनल है। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी है। अनअकैडमी एडुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, इस सब में हम जो है पढ़ाते हैं। क्वालिफाइड रिटन एग्जाम, हमने सब स्टेट लेवल एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं और यहाँ पर कुछ वन डे लेवल एग्जाम है जो हमने अच्छे तरीके से क्वालिफाइड किया है। हाँ, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पर आपको सभी के सभी जितने भी पीडीएफ होंगे सब यहीं पर आपको जाके मिलेंगे। जा करके आप वहाँ से प्रॉपर डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी जो यहाँ पर सेशन होते हैं उनके लिंक भी प्रॉपर आपको इसी टेलीग्राम लिंक चैनल पे मिलेंगे। ये इसका बारकोड है, अगर आप चाहें तो इसको भी स्कैन करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को आपको पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। इसके पहले वाला जो सेशन हुआ था, उसमें देखिए ये जो कपास, जूट, आलू दिख रहा है, ये सब भारतीय एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या किया था, पढ़ाया था। आपको अच्छे से पता होगा। उसी क्रम में देखिए, अब आज का जो जो है 3-4 टॉपिक, इसमें भी जितने भी बचे हुए थे सब ले लिया गया। इसमें खनिज ले लिया गया है, परिवहन ले लिया गया है। ठीक है, जितने भी आपका परिवहन में भी जैसे रेलवे है और उसके बाद आपका बंदरगाह है, ये भी ले लिया गया है। ठीक है, ये सब का आपको ले लिया गया है। वायु परिवहन है, सब आपको अच्छे तरीके से ले लिया गया है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे बेहतर तरीके से। पहले भारतीय खनिज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारतीय खनिज, जो प्रमुख प्रमुख खनिज कहाँ पाई जाती हैं, खनिज क्या होता है, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है, ये सबको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पूछे जा सकते हैं और इसका ज़्यादातर उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप जो मैंने आपको बिहार पीसीएस का जो मैंने कराया है अभी टीचर का 48 क्वेश्चंस, उसमें जाकर के देखिएगा। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं। जो मैं अनअकैडमी पे क्लास लिया था उसमें से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस, मतलब 48 में अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो 42 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं। और अगर इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन और ही मिल जाएंगे। इसमें मैं जो है एग्जैक्टली आपको यह नहीं कहूँगा कि 48 पूरे ही आएंगे, लेकिन 45 के राउंड में करीब करीब हमारे जो मैंने अनअकैडमी पे सेशन लिया था उसमें से निश्चित रूप से आए थे। जो नहीं पढ़ाया गया था बस वहीं से कुछ क्वेश्चन उनके छूट गए थे। तो आइए, ये देखिए भारत का खनिज है। ये तमाम तरह के जो आपको दिख रहे हैं, ये गोल्ड नहीं है, ये तमाम तरह के प्रकृति के द्वारा दिए गए सब अलग अलग तरह के खनिज है। देखिए यहाँ पर देखिए एकदम गोल्ड की तरह है। तो ये ध्यान रखना कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, बस हमें उसे संरक्षित करके आगे के लिए, अगली पीढ़ी के लिए क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से संजो के रखना है। और इस पीढ़ी के लिए भी जो है उपयोग उतना ही करना है जितना उसकी आवश्यकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
देखिए, पहले एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट, जब कई सारे एलिमेंट होते हैं अलग-अलग, इन जब एलिमेंटों का कंपाउंड हो जाएगा, जब ये एलिमेंट कंपाउंड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? ये खनिज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे एलिमेंट से खनिज बनते हैं। खनिज जब बन जाएंगे तो इन्हीं खनिजों से क्या होगा? पूरा चट्टान का निर्माण हो जाएगा, और यही चट्टान क्या होते हैं? स्थलमंडल पर स्थित होते हैं। ये आपने देखा, छोटी सी बातें थी, बस ऐसे समझना था। और यह कई करोड़ वर्षों तक ताप दाप कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद तब जाकर के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये सब खनिज की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। और ये प्राथमिक चट्टानें भी होती है, जो बेस चट्टान होती है, जो किसी भी आगे आने वाली चट्टान का आधार चट्टान होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टाउन वाउन सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। कह रहा है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो देखिए, पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आई, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो अगली क्रम की चट्टानें होंगी पिछले क्रम की चट्टानों से ही निर्मित होंगी। जब इनका कटाव होगा, एक जगह दूसरी जगह जमा होगा, फिर कई करोड़ वर्षों तक उनका जो ताप दाप की अवस्था जब उसे परिवर्तित होगी, तब क्या होगा कि एक दूसरे रूप में इसका परिवर्तन होगा, और इसमें भी पाई जाने वाली जो धातुएं होंगी उनका भी स्वरूप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप देखोगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, इस सब जो चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये बात नोट कर लेना। जीवाश्म आपके यहाँ से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से देखने को मिलेगा। ये क्योंकि इसमें जो है, जाहिर सी बात है कि जो प्राथमिक चट्टानें हैं, उस समय जब ये लावा का पृथ्वी का उद्गार हुआ था, आपको पता है, तो उस समय क्या था कि शुरुआत में तो जीव होंगे ही नहीं ना, तो शुरुआत में जीव थे ही नहीं। फिर धीरे 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 जब उसके बाद कई करोड़ वर्षों तक जब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, तब आपको पता है कि धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। तब उसके बाद देखें कि एक युग फिर परिवर्तन होता है, जब बड़े बड़े जो पौधे थे, बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े जंतु जानवर थे, आपको पता है डायनासोर, सब तमाम तरह के जानवर थे, फिर एक बार उथल पुथल होती है, वो सब जो है फिर क्या करते हैं? दब जाते हैं। उन्हीं का जो अवशेष आपको गोंडवाना क्रम में देखने को मिलता है, जो कि कोयले के रूप में वहां पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब ज्यादातर नदी घाटियों के बेसिन में, क्योंकि सभ्यताएं भी ज्यादातर वहीं देखने को मिलेंगी। ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा। यही क्रम है। तीसरे नंबर पर देखो, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। चौथा बिंद क्रम की चट्टानें हैं। पांचवा गोंडवाना है। छठवां क्या है? दक्कन ट्राइब। इसके आप आगे जाओगे तो एक आपको टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलेंगी, सातवां क्रम टर्शियरी मिलेगी, और आठवां क्रम क्या मिलेगा? क्वाटरनरी मिलेगी। इसी टर्शियरी क्रम में आप देखोगे तो पूरे हिमालय, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसका निर्माण इसी टर्शियरी क्रम में हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अगर हम क्वाटरनरी युग में चलेंगे, तो क्वाटरनरी में जो आपके उत्तर भारत के जो प्लेन्स है, जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मपुत्रा, जितने भी मैदान विकसित हुए हैं, सब इसी चतुर्थक काल में विकास हुए हैं। इसको भी आप लोग याद रखना। देखो, अब कह रहा है भारतीय चट्टानों को वर्गीकरण, इंडियन क्लासिफिकेशन जो रॉक्स हैं उनका जरा देखते हैं कि भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब हर जो भारत है ऐसा, मतलब जितने भी भूवैज्ञानिक काल गुजरे हैं, भारत में लगभग लगभग सभी जो है क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए भारत को भूवैज्ञानिक संरचना विविधतापूर्ण है। चट्टानों की विविधता के कारण ही विविध तरह के खनिज पाए जाएंगे, और भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण इसी क्रम में हुआ जो हमने आपको बताया। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, अलग अलग क्रम में अलग अलग चट्टानें पाई जाएंगी। इसी आर्कियन से जब धारवाड़ बना, इसी धारवाड़ के समय आप देखोगे कि पूरा आपका जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण इसी क्रम में होता है। और आप देखोगे कि जो राजस्थान का रीजन है, जो खेतड़ी है, तमाम तरह के झुंझुनू है, उधर आपको अलग रीजन देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे कि जो आपका तमिलनाडु है, जो बाबा बुदन वाली पहाड़ी है, कर्नाटका वाला रीजन है, जहाँ बैलाडीला खान है, वहां पे आप देखोगे कि अलग तरह के लव एस पाए जा रहे हैं वहां पे। ओडिशा देखोगे वहां पर मैग्नीज का भंडार है। इसी तरह आप झारखंड वाला रीजन देखो, कोयला का भंडार देखने को मिलेगा। तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों की चट्टानें निर्माण हुई, इसलिए अलग अलग तरह की जो है आपको धात्विक और अधात्विक तरह के जो है चट्टानें देखने को मिलती है। नदी घाटी में आप देखोगे तो वहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें ज्यादातर देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको कोयले का निक्षेप देखने को ज्यादातर मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब आ जाइए, फिर कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो हमने बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के समय जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण भी हुआ है। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इनका विस्तार देखो, कर्नाटक का धारवाड़ जिला, बेल्लारी, शिमोगा जिला है, यहीं पर एक और लिख लेना, शिमोगा जिला है। तो धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा। अरावली पर्वत श्रेणी हमने बताया राजस्थान वाला, बालाघाट मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन में इत्यादि में क्या है, इसका विस्तार है। यहाँ पर देखना कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो अलग अलग जगहों पर क्या है, इनका विस्तार है। और सॉरी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और
आर्कियन क्रम की चट्टानें भी देखोगे तो आप इन्हीं के आसपास हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही जो इनके अवक्षेपण और निक्षेपण से ही बना है, तो इसका मतलब इसी के आसपास क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी स्थित होंगी। फिलहाल यह जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखो, यहाँ पे बेल्लारी है, सिमोगा है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, कर्नाटका में, जो यहाँ पर लिखा गया है बेल्लारी है और आपका धारवाड़ है और सिमोगा जिला है। राजस्थान का रावली वाला रीजन देखो यहाँ पर है, आपका झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पर आपका उड़ीसा वाला रीजन है। इन सब जगहों पर भी देखने को आपको मिल रहा है कि इसका विस्तार आपको देखने को प्रॉपर मिल रहा है। देखो रीवा है, बालाघाट है, छोटा नागपुर है, झारखंड वाला रीजन है। इन सब जगहों पे कुछ आपका देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मेघालय वाले रीजन देखने को मिलेगा। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को आपको मिला। अब कह रहा है भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों मिलते हैं। एग्जैक्टली कई बार पूछा भी गया है कि भारत में सबसे जो है खनिज से संपूर्ण जो चट्टान है वो कौन सी है, या धनी चट्टान कौन सी है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसमें देखो सोना है, मैग्नीज है, हमने आपको बताया कि उड़ीसा में मैग्नीज की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह लौह अयस्क जो आपका कर्नाटक वाला रीजन, वहां पर लौह अयस्क आप देखोगे। क्रोमियम है, तांबा देखो आपका हमने बताया था कि झुंझुनू है, उसके बाद आपका अलवर जिला है, खेतड़ी है, ये आप देखोगे राजस्थान वाले में। फिर आप यूरेनियम आप देखोगे कि जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है, कुछ उधर यूरेनियम देखने को मिलेगा। थोरियम है, अभ्रक जैसे खनिज भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बिहार वाले एग्जाम में देखने को मिले थे कि कौन से धात्विक खनिज है, कौन से अधात्विक खनिज है, अणुशक्ति खनिज कौन से और जीवाश्म खनिज कौन से, इस बात को नोट कर लेना। देखो लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, तांबा है, ध्यान रखना, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, शीशा शीशा जस्ता, बायराइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बायराइट। ठीक है, एक बात याद ध्यान रखना कि बायराइट जो है धात्विक खनिज भी है, और बायराइट को यहां पे भी लिख लेना कि जो बायराइट है, बायराइट ये आपका अधात्विक खनिज में भी आता है। ठीक है, जिसका जो है सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा जो उनका अगर जमा मिलता है तो बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। अधात्विक देखिए अभ्रक है, एस्बेस्टस है, पायराइट है, नमक है, जिप्सम है, हीरा है, इमारती पत्थर है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, यह सब अधात्विक खनिज में आती है। और हमने बायराइट को आपको बताया है। अणुशक्ति खनिज में देखेंगे जिससे कि जो आपका अणुशक्ति मिलती हो, देखिए यूरेनियम है, थोरियम है, इल्मेनाइट है, बेरिलियम है, जिरकान है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ग्रेफाइट है, यह सब अणुशक्ति के रूप में प्रयोग होते हैं। जीवाश्म ईंधन के रूप में कौन कौन प्रयोग होते हैं, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, यह सब जीवाश्म ईंधन में आपको प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो कई बार यह क्लासिफिकेशन दे देता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएंगे। ये तमाम तरह खनिज क्षेत्र हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, हमने बताया कि उड़ीसा में मैग्नीज वाला रीजन बहुत ज्यादा है। देखो ये सब मैग्नीज वाले रीजन है, जहां पर इस तरह से अर्धचंद्राकार बना है, ये मैग्नीज वाला रीजन है। फिर आप देखोगे कि ये सब कुछ जगह पे जहां पर बॉक्साइट पाए जा रहे हैं, ये सब रीजन बॉक्साइट के हैं। बस एक ओवरऑल दिखाने का प्रयास किया गया है और यह देखने का प्रयास करिए कि ज्यादातर खनिज कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो अब देखोगे कि जो ये उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा खनिज भंडार देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे तो भैया छोटा नागपुर का पठार है, यही तो छोटा नागपुर की पेटी, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, यह देखने को मिल रहा है। एक आपको देखोगे कि मध्य भारत वाला देखने को मिल रहा है, जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है, मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाला मेन रीजन है, जहाँ पे आपका बाबा बुदन की पहाड़ी है, सिमोगा है, ये सब जिले हैं। यहाँ पर देखो ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जहाँ पे लव एस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहीं पर सोना कोलार फील्ड भी है, कोलार गोल्ड फील्ड भी यहीं पर है। तो ये दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे कि दक्षिण पश्चिम में थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला रीजन, जो आपका इधर आपको सह्याद्री वाला रीजन देखने को मिल रहा है, और राजस्थान का रीजन आपने तो देखा है उत्तर पश्चिम में। तो मोटा मोटी इन्हीं सब जगहों पर भारत में जो पेटियां हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलेगा, यह आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। और थोड़ा सा देखिए पूर्वोत्तर भारत में भी जो असम जो आपका रीजन है, वहां वाले रीजन में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसी तरह आपको पता है कि असम की जो नदी घाटी है आपका ब्रह्मपुत्रा वाला, वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो है गैस वाले हैं, जहाँ पे गैस प्रोडक्शन किया जाता है, ऑयल रिफाइनरीज है वहां पे। ठीक है, तो ये वाला रीजन देखो ज्यादातर ये दिखा है ना, यहाँ पर देखना बनाना देखा, ऑयल फील्ड ज्यादातर है, ये आप ध्यान रख लेना। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोयला वाला नीचे, क्योंकि नदी घाटी का है तो कोयला तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ये चीजें आपने मोटा मोटी देख लिया। उसके बाद आप देखो लोहा के बारे में देखते हैं कि लोहा क्या है। उसके बाद जो इनका तथ्यात्मक नोट्स इधर दिए हुए हैं थोड़ा बहुत, उसको भी हम लोग देख लेंगे, और लास्ट में सब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, बस एक मिनट चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर सब सही से चल रहा है, बस ठीक है। हाँ, देखो लोहा क्या है,
लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। किसी भी खनिज का क्या है, ये एक आधारभूत बेसिक खनिज है यह, जो औद्योगिक विकास का क्या है, आधार है। भारत में कुडप्पा और धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, हमने आपको बताया ही। देखो 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, कई बार दे देता है, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडराइट है। इसमें सबसे उच्च कोटि का कौन है, तो सबसे उच्च कोटि का है तो मैग्नेटाइट है। उच्च कोटि का अगर कोई बात करे तो उच्च कोटि का कौन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर हेमेटाइट है, फिर लिमोनाइट है, फिर सिडराइट है। ये सब क्या है, लौह के अयस्क है, इन्हीं से क्या होता है, लोहा प्राप्त की जाती है। फिर कह रहा है देखो उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो हमने बताया कि देखो एक तो आपका झारखंड वाला रीजन है, खेतड़ी है, खो दरिबा है जो झुंझुनू वाले रीजन में, यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक मिनट नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ये आपका ये आपका तांबा का उत्पादन क्षेत्र है, इसका नहीं लगाया गया है, ये तांबा का लगाया गया है। इसका तो हमने ऊपर बताया था कि कर्नाटक का जो शिमोगा है, बेल्लारी है, ठीक है, वहां पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा वहीं उत्पादन होती है, और वहीं पर मैग्नेटाइट का जो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है, जो अयस्क है, वहीं पर सबसे ज्यादा प्राप्त भी होता है। ये तो आपका तांबा का है। फिर आ जाओ, देखो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसका फिर देखते चलते हैं साथ में, इतना पढ़ने के बाद आ जाइए। फिर हम लोग अपने जो चीजें हैं यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया था कि ये बेल्लारी, शिमोगा और आपका धारवाड़ जिला, धारवाड़ जिला भी है। देखो क्या कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा, धारवाड़ तंत्र ही है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है तो इसको आप लोग लगा देंगे। फिर आइए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है। ठीक है, राजस्थान क्या करता है, जहां पर जाहिर सी बात है, जहां पर बालू ज्यादा होगा वहां पर सीसा तो ज्यादा मिलेगा ही, जस्ता वहां पर मिलेगा भी, जस्ता वहीं मिलता है जहां सीसा मिलता है ज्यादातर, तो ये ध्यान रखना। प्रकृति में तांबा अयस्क अधिकतर आग्नेय और कायांतरित शैलों की परतों में प्राप्त होता है। कायांतरित मतलब होता है रूपांतरित, मतलब जो मूलभूत आधार चट्टान है जब अपने रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोलते हैं। जैसे आर्कियन से धारवाड़ बन गया, धारवाड़ से कुडप्पा बन गया, कुडप्पा से बिंद बन गया, ये सब क्या है, एक रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। यह बिजली का अच्छा सुचालक होता है, कुचालक नहीं, सुचालक मतलब अच्छे से करंट इसमें क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। किसमें, तांबा में। भारत में तांबे के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, झुंझुनू है और बालाघाट है, और क्या है, झारखंड में पूर्वी सिंह भूमि है। मलाज खंड बालाघाट में पड़ता है, यहाँ पर भी तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। बॉक्साइट, अब बॉक्साइट के बारे में कर रहा है, बॉक्साइट क्या, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो यहीं पर देखो हमने ये लगाया था कि राजस्थान जो खेतड़ी है, झुंझुनू वाला और खो दरीबा वाला, ये तांबा के उत्पादन के लिए है। मध्य प्रदेश जाएंगे तो मजाल खंड है, कई बार ये पूछ लेता है मिलाने के लिए कहाँ पर है, इसलिए मैंने चार्ट दे दिया है। फिर देखो मूसाबानी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूर्वी सिंहभूमि याद रखना। सरायकेला अगर आपको यह याद नहीं है, तभी मूसाबानी और पूर्वी सिंहभूमि कहाँ पर, झारखंड में है, यहाँ पर भी तांबे के जो है आपको देखने को मिलते हैं भंडार, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमने दिखाया भी मैप में कि भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम पूरे भारत में देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो झुंझुनू है, यहाँ पर खेतड़ी है, यहाँ पर अलवर है, कहाँ पर, राजस्थान में भीलवाड़ा है, उदयपुर है। सोचो राजस्थान में कितने सारे जो है जिले हैं जहाँ पर तांबा का प्रोडक्शन होता है। जबकि पूर्वी सिंहभूमि है, हजारीबाग है झारखंड में, बालाघाट में, मलाज खंड अभी हमने बताया। उसके बाद देखो कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाए थे। हसन थोड़ा सा याद रखना, कर्नाटक में, और चित्रदुर्ग, हसन और चित्रदुर्ग में भी क्या है, तांबा का प्रोडक्शन होता है। इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एल्यूमिनियम के बारे में कह रहा है कि बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, मकराना से, अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा देकर के आगे बढ़ जाएगा, इसको पढ़ने के बाद हम लोग पूरा कंप्लीट लगाए उसको कर लेंगे तो आपका पूरा संपूर्णता का एहसास हो जाएगा, इसको टेंशन मत लेना। मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना आपको पता है कहां पर है, ठीक है। भारत में कोयले 2 क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र एवं कृतिकल में। ये हमने आपको बताया कि जहां पर भी कोयले का निक्षेप ज्यादातर पाया जाएगा वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा और ज्यादातर नदी घाटियों के बेसिन में ही पाया जाएगा। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला देखो उच्च श्रेणी का होता है। गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा सबसे कम होती है। जिसमें सल्फर की मात्रा सबसे कम होगी उसमें क्या होगा कि जो है वह कोयला सबसे अधिक होगी, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और जब कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, कोयला अच्छा माना जाता है। ये बात आप नोट कर लेना। तो बिटुमिनस कोयला है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि आपका एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, फिर इसका लिग्नाइट है, पीट है, ये 4 प्रकार की कोयले के अलग अलग तरह के कोयले होते हैं, जिनमें सबसे खराब, सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वह पीट होता है आपका। उसके बाद दूसरा क्वालिटी खराब होता है लिग्नाइट का, ये ध्यान रखना, ठीक है। जबकि सबसे उच्च क्वालिटी कोयले कौन है,
आपका एंथ्रेसाइट है, जो कि भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिटुमिनस का सबसे ज़्यादा जो आपका भरमार देखने को मिलेगा, मतलब बिटुमिनस का कोयला भी भारत में ज़्यादा अच्छा दर पाया जाता है। जो आपका गोदावरी कृष्णा वाला जो डेल्टा है, उस रीजन में बिटुमिनस कोयला अच्छा खासा पाया जाता है। सर्वोत्तम रूप है, देखो इसमें 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। यही हमने आपको बताया कि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, सल्फर की मात्रा न्यून होगी, वह कोयला बेहतरीन माना जाएगा। और यह ध्यान रखना, कोयला परत दर परत बनता चला जाता है। जैसे कि सबसे जो ऊपरी वाला परत होगा वही आपका लिग्नाइट और पीट टाइप के कोयले होंगे, लेकिन जो सबसे नीचे दबा होगा कोयला, वह आपका क्या होता है, एंथ्रासाइट होगा या बिटुमिनस टाइप का कोयला होगा। मतलब जिसके ऊपर जितना ताप सॉरी सॉरी, जिस पर जितना ताप और दाब पड़ेगा, वह क्या होगा, कोयला उतना ही बेहतर तरीके से उसका जो है निर्माण होगा। तो जितनी इसीलिए आप देखते हो कोयले की जो खदानें होते हैं कई कई किलोमीटर गहराई तक जाकर खोदी जाती है, क्योंकि जितने नीचे जाओगे उतना ही बेहतर कोयला देखने को मिलेगा, जबकि ऊपरी परत क्या होगी, लो क्वालिटी की होगी। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली कई बार मिलाने के लिए स्थान देता है। सोनभद्र जिला में सिंगरौली है, जहां पर बहुत बड़े बड़े कोयले खान है, ये बात नोट कर लेना। नून माटी, अब देखो तेल शोधन के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा खाना पूर्ति बस ये किया है। नून माटी तेल शोधन कारखाना सब राज्य में कई बार मिलाने के लिए आता है कि नून माटी जो तेल शोधन है कहाँ पर है, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो नून माटी कहाँ पर है, असम में है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, कई बार पूछा जाता है मिलाने के लिए कोडरमा कहाँ है, झारखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जादूगोड़ा या जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड का जो पूर्वी सिंह जिला अभी आपको दिखाए थे वहीं पर है, और यहाँ पर यूरेनियम उत्खनन का प्रसिद्ध केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे ललितपुर जो जिला है वहां पर भी यूरेनियम का जो है भंडार पाया जाता है। दो जगह उत्तर भारत में ये देखने को ज्यादातर मिलता है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तित हुआ है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, कई बार मिलाने के लिए आता है, नोट कर लीजिएगा। विश्रामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यह। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कि पिच ब्लेंड से रेडियम की प्राप्ति हुई थी। अब आइए यूरेनियम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को, और इसके प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड है, सामरिकाइट था, थोरियानाइट है। और देश में यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ से होती है, धारवाड़ और आर्किन सिटी की जो सैलो से होती है। पेग्मेटाइट, मोनोजाइट, बालू और चोरोलाइट से होती है। यूरेनियम की प्राप्ति की बात कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है, देखो झारखंड का सिंहभूमि जिला भी हमने आपको दिखाया ही, जहां पर जादूगोड़ा की खान है, वहां पर यूरेनियम खनन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ आपको यहाँ पर यूरेनियम जहां पर डिपॉजिट्स है, ये जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, ये सब मैप से इमेज लिए गए हैं, सॉरी नेट इंटरनेट से इमेज लिए गए आपको समझाने के लिए, ये बात नोट कर लीजिएगा, हमने इसको नहीं बनाया है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो पूर्वी सिंह भूमि जिला है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपका जो कुड़प्पन जो बेसिन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो नॉर्थ ले फोल्ड बेल्ट है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जमाव, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका एरिया है वो आपका पूर्वी सिंह जिला है। और यहाँ पर जो ललितपुर जिला है यहाँ पर भी आपको देखने को यूरेनियम की खदानें अच्छे से मिलती है। आइए बॉक्साइट उत्पादन प्रमुख केंद्र कौन कौन है, देखिए बॉक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए, इन सब के लिए उड़ीसा ही फेमस है। ये बात को नोट कर लेना, कभी भी पूछेगा तो उसी को लगाना। देखो 76% केवल उड़ीसा ही उत्पादित करता है। भारत में उड़ीसा का कालाहांडी जिला कई बार पूछा जाता है, और कोरापुट जिला, दोनों बॉक्साइट का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कालाहांडी चिकन, कालाहांडी मटन आपने सुना होगा ना, यही कालाहांडी जिला के नाम पर रखा गया है। कालाहांडी जिला, कोरापुट जिला बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का तो हमने बता ही दिया कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब देखो ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कहाँ कहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, थोड़ा सा इसको देख लो। कालाहांडी अभी हमने बताया, कोरापुट बताया, रायगढ़ है। उसके बाद देखो झारखंड में पलामू है, लोहरदग्गा है, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, बिलासपुर है, सरगुजा है, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, शहडोल और मंडला है। एक बात नोट करना, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको दे देगा कि निम्न में से ऐसे दे देगा, निम्न में से कौन से बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ऐसे दे देगा। अब देखो क्या कर देगा, कालाहांडी दे देगा, पलामू दे देगा, बस्तर दे देगा और शहडोल दे देगा। तो सीधा सीधा आपको लगाना रहता है।
जनरली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, उत्पादक क्षेत्र दे देगा और आपको जानने का प्रयास करता है कि आपको जानकारी है कि नहीं किस राज्य में है। बस अगर आपको ये सब पता है तो आपका ज़्यादातर काम बन जाएगा। भले आपको यह ना याद हो कि कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा, कई बार ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा मैग्नीज है, कौन सा तांबा है, कौन सा लोहा है। तो इतना तो जरूर कम से कम याद रखो कौन-कौन सी खानें किस राज्य में है, भले वो लोहा का हो, कोयला का हो। क्योंकि अगर आपको जैसे जादूगोड़ा आ गया, तो आपको पता है कि जादूगोड़ा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है तो आप लगा दोगे। पूर्वी सिंहभूमि कहाँ है तो लगा दोगे। अगर आपसे शिमोगा पूछ लिया, बेल्लारी पूछ लिया, धारवाड़ पूछ लिया तो आपको पता है कि कहाँ पर है, कर्नाटक में, तो लगा दोगे। झुंझुनू पूछ लिया, खेतड़ी पूछ लिया, अलवर पूछ लिया, इस तरह की जो खाने हैं आपको यह पता होना चाहिए, बाकी यह काम आपका बन जाए। देखो ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। हमने बताया था ज्यादातर देखो नदी घाटी वाला जो बेसिन है, देखो आपका कृष्णा गोदावरी वाला जो बेसिन है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इस रीजन में झारखंड वाला रीजन, तो आपको पता है कि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, झरिया आपका है वो क्या कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखो यहाँ पर आपका जो असम वाला ब्रह्मपुत्रा जो है रीजन, ये आपका इस वाले रीजन में है। थोड़ा सा आपका इस वाला रीजन देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर आपका जो निक्षेप है, जो आपका जमाव है, इसी सब रीजन में देखने को मिलेगा। अब देखो कोयला उत्पादन प्रमुख 3 राज्य कौन है? तो एक उत्पादक होता है, एक होता है स्टोरेज, मतलब जहां पर आपका सबसे ज्यादा उनका जो है क्या है, जमाव है। तो देखो अगर उत्पादक की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आता है। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ पता है तो छत्तीसगढ़ उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पे देखो झारखंड है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। याद कैसे करेंगे सर? तो याद ऐसे करेंगे कि देखो आपको पता है कि इस तरह छत्तीसगढ़ है तो पहले छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाना, आगे बढ़ोगे तो आपको झारखंड पड़ जाएगा दूसरे नंबर पे। इसके आगे क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो यहाँ पर उड़ीसा बन जाएगा। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, याद कर लेना। ये आप आपने नोट कर लिया। देखो यही आपको दिया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, देखो यहाँ पर भी आंकड़ा से पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश को चौथे, यहाँ पर देखो तीसरा नंबर कर देना इसको, और चौथे नंबर पे क्या कर देना, एमपी कर देना। ठीक है, आंकड़ा भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और उसके बाद मध्य प्रदेश, इस बात को आप नोट कर लेना। ये आपका उत्पादक राज्य था। और अगर अगर आपसे स्टोरेज पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जो है उसकी खान कहाँ पर है, जहां से प्रोडक्शन तो नहीं लेकिन वहां भंडार ज्यादा है, अगर भंडार पूछ ले तो आप कहोगे कि सर भंडार में झारखंड है। इस बात को नोट कर लेना। कई बार यह पूछा गया है कि सबसे ज्यादा झारखंड में कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि झारखंड में। इसको नोट कर लेना। अब देखो आ गया विद्युत ऊर्जा। कुछ विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। कह रहा इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो केरल में है, कई बार मिलाने के लिए आता है। इडुक्की जल विद्युत कहाँ पर है, केरल में है। इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर है। जब हमने आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको जो आपका अपवाह तंत्र, तो हमने आपको बताया था, भरतपुरझा नदी के बारे में बताया था, पेरियार नदी के बारे में बताया था, पंबा नदी के बारे में बताया था, सब आपको अच्छे से बताया था। तो वही कह रहा उसी में जो पेरियार नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी, भरतपुरझा नदी, ये भी हमने बताया था। अब इसी पेरियार नदी पर इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। एनटीपीसी के फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले में स्थित, देखो हमने यहाँ बनाया भी है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। यहीं पर आपका क्या है, फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इस बात को नोट कर लेना। दूसरा देखो जो हमने आपको दिखाया कि पेरियार नदी पर इडुक्की। उसके बाद देखो ये सब जल विद्युत परियोजनाएं की बात कह रहा था यहाँ पर, ये जल विद्युत परियोजनाएं थी। जबकि ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। रामागुंडम क्या है, थर्मल मतलब तापी है। कई बार पूछता है रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताओगे। पहले देखो, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब इसका बंटवारा हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो ये कहाँ पड़ गया है, तेलंगाना में। ये नोट कर लेना। नवेली कई बार पूछा जाता है, देखो ये ताप है, ये सब थर्मल वाला है, ये नोट कर लेना। ये सब जल वाले नहीं, थर्मल है। कहाँ पर है, नवेली जिला पड़ता है। नवेली कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। यही देखो बात कह रहा है कि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना में स्थित है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है, और दूसरा थोरियम है। कई बार दे देता है कि परमाणु जो नाभिकीय या पर जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पहला जो है परमाणु खनिज कौन सा है, तो थोरियम दे देगा, यूरेनियम दे देगा, और तमाम तरह दे देगा। तो यूरेनियम है, दूसरे नंबर पे थोरियम है। थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है। मानुगुरु गुरुजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में तेलंगाना खम्मम जिले में है। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का जो है पहला रिएक्टर एक दाबित है। ठीक है, आ गए। चलो एक सेकंड दीजिएगा, बस बस एक सेकंड।
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा बेटा आ गया था हमारा, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भगवान के रूप होते हैं, कब कहाँ आ जाएंगे कुछ पता नहीं। चलिए तो ये हम बता रहे थे कि यहाँ पर देखो थार गुर्जर संयंत्र कहाँ पर महाराष्ट्र में है, मानू गुर्जर संयंत्र कहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान में तेलंगाना खम्मन में है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित रिएक्टर था। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, कई बार ये पूछ लेता है, तो ये देखना 1897 में पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है सिद्रापोंग, सिद्रापोंग, ठीक है। वहीं पर कब, तो वही बोल रहा है कि 1897 में भारत का जो है पहला जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ था। और दूसरा पूछे तो 1902 में हुआ था, कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह जब हमने उस पर चर्चा किया था तब भी वहां बातचीत हुई थी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम हमने सब आपको बताया था, वहां पर श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम सबकी बात हुई थी। दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहां पर हमने पूरे जितने भी, देखो यहाँ पर हमने सारे वाटर प्रोजेक्ट नहीं लिए हैं क्योंकि सारा वाटर परियोजनाएं हमने करा चुके ऑलरेडी इसके पहले वाले सेशन में, तो जाकर के आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, वहां सारा पूरा अच्छे से कराया गया है। फिर कह रहा है कि चिनाब नदी पर अवस्थित है दुलहस्ती हाइड्रो, सलाल है, बगलिहार है, दुलहस्ती है, ये सभी के सभी चिनाब नदी सब वहां पर बता चुके हैं। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल में है, कल हमने डिस्कस भी किया था। वहीं पर मणिकर्ण की घाटी है, जहां पर कल पूछा था कि मणिकर्ण की घाटी कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, या एग्जैक्टली बिहार में ही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो जो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो हमने कवर किया है, और यहाँ पर हमने कुछ दिए थे जो आपको टेम्परेचर ताप वाले थे वो हमने दे दिए, क्योंकि इस सबको हम लोग नहीं पढ़ाए थे वहां पर, तो ताप वाला दे दिया और उसके बाद यहाँ पर परमाणु वाला दे रहे हैं। तीन चीजों को आप यहाँ ध्यान रख लेना। बाकी जल विद्युत परियोजना हमने अच्छे से दे दिया है। देखो तारापुर परमाणु जो है ऊर्जा है, भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, कई बार पूछा गया है, यह सब इसका याद रखने की जरूरत नहीं है क्षमता। काकरा पर कहाँ पर है, गुजरात में है, सन भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस कहाँ पर है ये याद रख लो। कलपक्कम या मद्रास परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में है। नरौरा आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, 99 उत्तर प्रदेश का, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना डेट भी। कैगा आपको पता है कर्नाटका में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा राजस्थान में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे इतने थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पर हमने पूरे प्रॉपर मैप में दे दिया है, जैसे नरौरा है कहाँ पर, बुलंदशहर जिला है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखो ये जो स्टार लगे हुए ये सब क्या है, एक्टिव है, मतलब चालू अवस्था में है। उसके बाद देखो, और जो ये आपका ये वाला देखो, ये है ना, ये सब चालू अवस्था में। और ये 2 गुणे 220 का मतलब होता है 220 मेगावाट के 2 संयंत्र वहां लगाए गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ को दिया है ना, कार्यरत है और ये निर्माणाधीन है। अब यहाँ पर देखो क्या है, हरिपुर कहाँ पर है, पूर्वी मिदनार वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये सब देखो अभी चालू नहीं है, लेकिन हम लोग चालू वाले को जो ऊपर बनाए थे वो चालू अवस्था में है, वहीं से पूछा भी जाता है। रावत भाटा को याद रखना, कहाँ पर है, राजस्थान में है। काकरा पर हमने देखा गुजरात में है। एक आपने देखा यहाँ पर, कहाँ पर, तारापुर देखो सबसे पहला जो है आपका परमाणु संयंत्र है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखो ये सब अभी चालू अवस्था में नहीं हुआ है, जहां पर इस तरीके से त्रिभुज की तरह बना है। देखो कैगा हमने देखा कर्नाटक में है, कुलम हमने देखा तिरुनेलवेली में है, और कलपक्कम हमने देखा कांचीपुरम में है। इस चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं उद्योग, इंडस्ट्री की तरफ। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कोटा में स्थापित है। हमने वहां पर जब पढ़ा रहे थे आपको अफवाह तंत्र, तो वहां पर सभी परियोजनाओं को हमने बताया था, कोटा बैराज के बारे में बताया था, जवाहर सागर परियोजना को बताया था। हमने कितनी परियोजना, अगर आपको याद हो तो वहां पर गांधी सागर परियोजना के बारे में बताया था, गांधी सागर परियोजना। और उसके बाद महाराणा प्रताप सागर सागर के बारे में बात किया था, कोटा बैराज के बारे में बात किया था, और जवाहर सागर के बारे में। ये सब 4 परियोजनाएं हैं जो किस पर, आपका चंबल नदी पर बनाई गई हैं। इनमें से गांधी जो सागर परियोजना है यह मध्य प्रदेश में कई बार मिलाने के लिए देता है, ध्यान रखना। बकिया महाराणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, यह सभी के सभी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। और सभी के सभी किस पर है, आपके चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद देखो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित कारखाना है, इसमें 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, कई बार पूछ लेता है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, कहां पर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। कई बार यह पूछा गया है कि जो दुर्ग आपका ये जो भिलाई स्टील प्लांट है किसके सहयोग से बनाया गया है, किसके सहयोग से लगाया गया है, तो रसिया के सहयोग से लगाया गया है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है,
इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। किसके, देखो अभी हमने आपको बताया कि जो आपका कहाँ गया, भिलाई वाला, छत्तीसगढ़ वाला किसके, सोवियत संघ के सहयोग से, उसमें सोवियत संघ था, अब तो रूस हो गया है, तो भिलाई वाला तो सोवियत संघ, जबकि राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, और अगर हम बात करेंगे दुर्गापुर वाला तो ब्रिटेन के सहयोग से। यह कई बार पूछा गया है, एग्जाम में नोट करना। कैसे याद करोगे, दुर्गापुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, अंग्रेजों ने सबसे पहले शासन कहाँ किया था, जाकर के सबसे पहले कब्जा वही एरिया में किया था, ज्यादा दिन तक वहां पर शासन किया था। तो ध्यान रखना कि वहां पर ब्रिटेन के सहयोग से ही बनाया गया था। जबकि जो आपका उड़ीसा वाला रीजन है, राउरकेला है, वो जर्मनी के सहयोग से, इसको नोट कर लेना। अब कह रहा है कि हिंडाल्को आदित्य बिरला एक ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नाल्को कई बार पूछा जाता है, 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में दमनजोड़ी में की गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रिया के सहयोग से काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र KSEZ में क्या किया गया था, भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था। अब देखो बनारस लोकोमोटिव, जो लोकोमोटिव वर्क्स है, BLW है, पहले इसका नाम DLW था, अब इसका नाम BLW हो गया, मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क। अब कह रहा है कि वाराणसी में स्थित है, कई बार पूछा जाता है। मथुरा में तेल शोधन कार्य जो है, इंडियन ऑयल का रिफाइनरीज वहां पर कई बार पूछा गया है, तेल शोधनशाला मथुरा में है। किसका है अगर ये पूछे तो इंडियन ऑयल का है, यह भी याद रखना, IOC का है। फिर कह रहा है चुनारपुर मिर्जा में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चुनार वाला रीजन, क्योंकि वहीं पर तो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी वाला रीजन है पूरा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में देखो सीमेंट के कारखाने कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, चुर्क सोनभद्र में, डाला भी सोनभद्र में, फिरोजाबाद आपको पता है काली चूड़ियों के लिए प्रख्यात है। ये सब जब हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से वहां पर पढ़ाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में स्थापित निगमित हुआ था और 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ था। इसकी 4 उर्वरक इकाइयां है, कहाँ पर देखो, एक सिंदरी झारखंड पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तलचर आपको पता उड़ीसा में, और रामागुंडम हमने आपको भी दिखाया था कहाँ पर, तेलंगाना में पड़ता है। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ लगाया हुआ है, कटिंग था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कि स्वतंत्रता के पहले जो लौह इस्पात कारखाने भारत में स्थापित हुए थे उसको जान लीजिए। देखो इसमें क्या होता है, कई बार दे देता है ये स्थान कि कहाँ कहाँ पर ये कारखाने हैं, और मिलाने के लिए देता है उसका राज्य। जैसे देता है कुल्टी, कुल्टी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, कब, 1874। आपको याद नहीं रखना है, बस आपको स्थान और जो है स्टेट याद रखना है, बस काम आपका हो जाएगा। देखो कह रहा है कुल्टी वेस्ट बंगाल में है, बाद में बंगाल लोहा और इस्पात में बदल गया। अब देखो कह रहा है साकची कहां पर है, साकची झारखंड में है, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हीरापुर कहाँ है, हीरापुर वेस्ट बंगाल में है, 1908 में इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। भद्रावती सभी को पता है कहाँ पे, कर्नाटक में है, पहले इसका नाम मैसूर आयलैंड स्टील कंपनी था, ठीक है, बाद में बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी कर दिया गया। फिर कह रहा बर्नपुर, कई बार पूछा गया बर्नपुर कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। यह स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया था, किंतु बाद में इंडियन ऑयल आयरन एंड स्टील कंपनी में विलय कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित भारतीय प्रमुख जो इस्पात संयंत्र है, इसको आप लोग नोट करिएगा। इस्पात संयंत्र है, स्थापना वर्ष है, सहयोगी देश है, इसमें देखो राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गपुर है, बोकारो है। हमने आपको भी जस्ट बताया, उसको अपने लिस्ट में भी दे दिया है, कई बार पूछा जाता है। 1955 में तीनों के तीनों स्थापित हुए थे, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी से, भिलाई रूस से, दुर्गापुर ब्रिटेन से, जबकि बोकारो भी सोवियत संघ मतलब रूस के द्वारा ही स्थापित किए गए 2 कारखाने, भिलाई और बोकारो, अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अब कहाँ गया, हाँ देखिए भारत के प्रमुख जो तेल शोधन कारखाने थे, हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करे थे, जो थोड़ा बहुत वहां देकर कोरम पूर्ति किया था, यहाँ पर हमने पूरे प्रमुख प्रमुख लगा दिए हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे तो गुवाहाटी में है, कई बार पूछा जाता है, बोंगाई गांव पूछा जाता है मिलाने के लिए कि भैया बोंगाई गांव कहाँ पर है, तो ऐसे देखो बोंगाई गांव, ठीक है, तो बोंगाई गांव कहाँ पर है, अगर मिलाने के देते तो मिला देना भैया कहाँ पर है, असम में है। किस लिए है, तो यह तेल शोधन कारखाना है। उसके बाद देखो कह रहा है कि डिगबोई कहाँ पर, आपको पता है असम में है। नुमालीगढ़ भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यह भी असम में है, इसको नोट करना। तो डिगबोई, नुमालीगढ़, और उसके बाद आपका कौन सा, बोंगई गांव, इतना याद कर लिया। यहाँ से जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करना, काम बन जाएगा। बरौनी आपका बिहार में पड़ता है, कई बार पूछा जाता है। हल्दिया आपको पता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तातीपाका भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखो नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, मंगलौर कर्नाटक में है। उसके बाद देखो मुंबई वाले रीजन में है, यहाँ पर
जामनगर बहुत महत्वपूर्ण है, कोयली बहुत महत्वपूर्ण है। तो जामनगर तो बच्चों को पता रहता है, लेकिन कोयली में कन्फ्यूज़ करते हैं। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। कोयली और जामनगर, इसको दोनों को याद रखना है, जामनगर, ठीक है? उसके बाद देखो, एक यहाँ पर है भटिंडा वाला है। भटिंडा तेल रिफाइनरी बहुत प्रमुख है, बहुत फ़ेमस है, पंजाब में पड़ता है। और पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक मनाली है, यहाँ पर भी तेल रिफाइनरी है। प्रमुख-प्रमुख हमने यहाँ पर दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपको मैंने बताया कि कारखाना याद रखो, कौन से राज्य है, मिलाने के लिए देगा, निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य इन्होंने दिया था, ये घटनाचक्र दिया था, ये हमने नहीं लगाया है। क्या दिया? उद्योग दे दिया, एक तरफ स्थान दे दिया है। जैसे कागज, कागज का जो प्रमुख उद्योग कहाँ पर है? टीटागढ़ में है। अच्छा, सीमेंट कहाँ पर है? देखो लखेरी में है। लौह इस्पात कहाँ पर है? भिलाई में है। खनिज एवं तेल शोधनशाला कहाँ पर है? अंबाला में है। एल्युमिनियम कहाँ पर है? जेके नगर में है। रेणुकोट में है। तांबा मलास खंड में है, अभी हमने आपको दिखाया भी। जस्ता कहाँ पर है? टुडू में है। जूट कहाँ पर है? भाटपाड़ा में है। सूती वस्त्र देखो विरुद्धनगर में है। उसके बाद देखो रेशम कहाँ है? चन्नापाटना में है। कुछ प्रमुख प्रमुख है, इसको आप लोग याद रखना है। जैसे कारपेट महत्वपूर्ण है, भदोई में है। सीमेंट कैमूर कई बार पूछा गया है। पेट्रो रसायन याद रखना, हल्दिया में है। लकड़ी और कांच के खिलौने के लिए वाराणसी प्रमुख है। दिया सलाई के लिए अगर पूछता है, एक खेल सामान के लिए आपको पता है मेरठ वाला है। दिया सलाई के लिए बरेली है। एंटीबायोटिक के लिए ऋषिकेश आपको पता ही होगा। ताला के लिए अलीगढ़ है। रबड़ के लिए देखो मोदी नगर बहुत बार पूछा गया है। पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी है, सब उत्तर प्रदेश में। विस्फोटक कहाँ पर है? कानपुर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 में निर्मित हुई थी। और नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, राजस्थान में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फुटलूज उद्योग एक उदाहरण है, सॉफ्टवेयर है। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण क्या है? सॉफ्टवेयर जो उद्योग हो, फुटलूज उद्योग का उदाहरण माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर उद्योग कैसा उदाहरण है, तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है? अब देखो, प्रमुख कागज उद्योग स्थल संबंधित क्षेत्र, जैसे कागज उद्योग क्षेत्र कौन से? अमलाई है मध्य प्रदेश में। बल्लारपुर महाराष्ट्र में। ब्रजराज नगर उड़ीसा में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। सही सुमेलन करना आपको कहाँ पर? केंद्र है और ये उद्योग है। जैसे रामागुंडम हमने आपको दिखाया ही, वर्तमान में तेलंगाना उर्वरक, ठीक है। और वहां पर हमने दिखाया था कि रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट भी है और उर्वरक के लिए भी प्रमुख है। चितरंजन वेस्ट बंगाल में है, लोकोमोटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम के लिए है। और पिपरी उत्तर प्रदेश में है। आपका पिपरी में जल विद्युत संयंत्र तो है ही, आपको पता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या का उच्चतम वृद्धि दर 1971 से 1981 के दौरान कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर? कानपुर में स्थापित है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। कई बार पूछा गया है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर भारत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखो, यहाँ पर थोड़े बहुत अनुसंधान केंद्र दिए हुए, जबकि आपको पता है कि जो प्रीवियस बच्चे वीडियो देखे होंगे, हमने आपके भारत में जितने भी 30-35 प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे, सबको हमने दे दिया। जो केंद्र वाले हैं, राज्य वाले हैं, सबको हमने, जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, सबको हमने दे दिया है। तो यहाँ पर फिर से देने का कोई मतलब नहीं, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। बकिया यहाँ पर जो ये दिया है, मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इक्री सेट का मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में है। कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है, ये बात नोट कर लेना, महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। राष्ट्रीय एटलस संगठन कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है? ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और कह रहा है कि राष्ट्रीय एटलस संगठन को कह रहा है कि 1978 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र कर दिया गया था। और यह जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। कह रहा है इसका मुख्यालय साल्ट लेक, देखो विधान नगर दिया भी है, कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल में विधान नगर कोलकाता में पड़ता है। पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? सहारनपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? कानपुर में है, कई बार यह पूछा गया है। फिर इसका देखो परिवहन और पत्तन संबंधित कुछ जो है प्रमुख तथ्य दिया हुआ है। ये थोड़े थोड़े खानापूर्ति किए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख थे मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। देखो, अब कह रहा है भारत में 63.72 लाख किलोमीटर, वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के आंकड़े के अनुसार सड़क नेटवर्क है। अब अगर कभी पूछ ले कि लगभग लगभग भारत में कुल कितने लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, तो लगभग लगभग अब याद कर लेना कि कितना? 64 लाख। मोटा मोटी आप यही याद कर लेना कि 64 लाख किलोमीटर लगभग नेटवर्क है।
विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारत नेटवर्क रखता है, मतलब सबसे ज्यादा नेटवर्क सड़कों का जो जाल कहाँ बिछा हुआ है, यूएसए में, भारत दूसरे स्थान पर है, इसको नोट कर लें। वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो जो नेशनल हाईवे है इसकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है, इसको नोट कर लेना। तीसरे नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तो 2 ही याद रहोगे तब भी काम बन जाएगा। बात आती है पूर्व पश्चिम गलियारे की, उत्तर दक्षिण गलियारे की। यह हम शुरुआत में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी आपको डिस्कस करके दिखा देते हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को कहाँ पोरबंदर से जोड़ता है, जबकि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर को कहाँ से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, और जहां पर एक दूसरे काटते हैं वो आपका झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो लेंथ है, जो रास्ता उत्तर दक्षिण है, उसको वो NH-44 है। ठीक है, हाईवे, इसकी लेंथ अगर आपको याद रखना तो याद करना, लेकिन लेंथ पूछा नहीं जाता है। और जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, वो NH-27 है। जबकि दिल्ली से चेन्नई तक जो आपका फैला हुआ जो चतुर्भुज वाला मार्ग है, अभी उसको मैं दिखाऊंगा, आप देखना, तो दिल्ली से चेन्नई तक का जो हाईवे वो NH-48 है। जबकि कोलकाता से चेन्नई है आपका कहाँ, वो आपका NH-16 है। और आगरा से कोलकाता क्या है, NH-19 है। कुछ प्रमुख प्रमुख पर आप उसको याद करना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए इसमें देख लेते हैं। देखिए यही आपका श्रीनगर, ये आपका क्या श्रीनगर है, और ये वाला जो हाईवे आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये उत्तर से दक्षिण गलियारा है। देखिए इस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण गलियारा कहाँ पर आ गया ये, देखो ये आ रहा है ऐसे ना, सॉरी यहाँ से इधर चला गया, हाँ ये, यही देखो कन्याकुमारी तक ही आ रहा है। यही इसीलिए बोला जाता है कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपने देख लिया। पूर्व से पश्चिम गलियारा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम गलियारा को दिखाने के लिए कलर हमको चेंज करना पड़ेगा। अब आइए, पोरबंदर देखो यहाँ पर है, यही पोरबंदर से लेकर के ये देखो यहाँ पर काटा, यही जो काट रहा है यहीं पर आपका झांसी है, जो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। इस बात को आप नोट करना। आगे चलो बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये है, इस तरीके से हो करके ये सिलचर असम में पड़ता है, यहां तक आपका फैला हुआ है। ठीक, और ये आपका चतुर्भुज है जो दिल्ली से लेकर के, देखो चतुर्भुज को दूसरे कलर से दिखा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाए, अच्छे समझना। कई बार पूछा था, देखो ये दिल्ली से लेकर के आता है कहाँ, मुंबई तक आता है। फिर मुंबई से लेकर के कहाँ आता है, जोड़ते हुए आपका आता है चेन्नई तक आता है। देखो ये चेन्नई तक है। ठीक है, चेन्नई तक आता है। फिर चेन्नई जोड़ने के बाद फिर आपका जाता है कोलकाता तक। देखो ऐसे होते हुए कोलकाता जाता है, ये कोलकाता आ गया। फिर कोलकाता से लेते हुए कहाँ पर, फिर दिल्ली वापस पुनः चला जाता है। यही पूछा जाता है कि जो चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, कहाँ कहाँ किसको कुछ जोड़ता है, तो आप बता देंगे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, फिर वापस कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लंबाई पूछे तो 5,846 किलोमीटर आपका स्वर्णिम चतुर्भुज का, जबकि उत्तर से दक्षिण 4,000 और पूर्व से पश्चिम ये है। नोट करना, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग कब बनाया था, 1853 में, आपको पता होगा। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे उसका नाम था, थाड़े के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण था। जो कोंकण रेलवे है, महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आता है। यहाँ पर देखो हमने लगाने का प्रयास किया है, यही कोंकण रेलवे है जो आपको ये वाला रीजन देखने को मिल रहा है। देखो ये वाला जो सह्याद्री वाला रीजन में आपका भारत में पड़ता है, ये नोट कर लेना। ये देखो आपका यहाँ मुंबई है, ये आपका केरला वाला रीजन है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा था कि जो आपका कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन से, महाराष्ट्र में पड़ता है रोहा, प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव, यही गोवा पड़ता है, गोवा के मडगांव से होते हुए कर्नाटक के मंगलुरु पर क्या करता है, ये कर्नाटक है ये, और यहाँ पे नीचे केरल है, जो ये है कर्नाटक के मंगलुरु तक आपका क्या करता है। रेलवे जोन, प्रमुख रेलवे जोन है, आपको पता है, पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रल रेलवे है कहाँ पर है, सेंट्रल मतलब होता है कि मध्य वाला, तो देखो मुंबई महाराष्ट्र में है सेंट्रल रेलवे, जबकि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। और पूर्व पूर्व तो है, लेकिन पूर्व मध्य में अगर पूछे तो हाजीपुर बिहार में है। और पूर्वी तटी वाला बात कर रहा है, अगर तट की बात करेगा तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जाएगा। और अगर उत्तर रेलवे की बात करेगा तो नॉर्थ वाला बात करेगा तो दिल्ली चले जाइएगा।
और नॉर्थ मध्य की बात करें तो प्रयागराज रुक जाइएगा, इलाहाबाद रुक जाइएगा, आप दिल्ली मत जाइएगा। और उत्तर पूर्व, देखो उत्तर पूर्व बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं कि उत्तर पूर्व मतलब पूर्वोत्तर चले जाएँ तो असम या उधर होगा, नहीं, उत्तर पूर्व की बात करेगा तो आपका गोरखपुर वाला रीजन आएगा, क्योंकि उसको सीमांत रेलवे बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पर पूर्वोत्तर सीमांत है ना वो, क्योंकि वहाँ पर सीमा अंत हो जाता है, तो पूर्वोत्तर का जहाँ सीमा अंत हो जाए उसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बोलते हैं, वो मालीगाँव गुवाहाटी में पड़ता है, जबकि उत्तर-पूर्व पूछे तो गोरखपुर रुक जाइएगा। और उत्तर, देखो यही तो होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर और पश्चिम पूछे तो जयपुर राजस्थान चले जाइएगा, क्योंकि उत्तरी आपका पड़ेगा भी। और दक्षिण रेलवे पूछेगा तो दक्षिण भारत में चले जाइएगा, चेन्नई में। और दक्षिण में मध्य में ही रुक जाए तो सिकंदराबाद तेलंगाना में रुक जाना। और दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हुआ? इस वाले रीजन में कह रहा है दक्षिण पूर्व, अगर आपसे पूछ रहा है तो कहाँ जाएँगे? कह रहा है कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल, गार्डन रीच में चले जाइएगा। देखो, इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इस तरह बात करेंगे। देखो दक्षिण पूर्व की बात करेगा तो इस रीजन में चले जाइएगा यहाँ पर, ठीक है? वही कह रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की, दक्षिण पूर्व मतलब इस वाले दक्षिण मत चले जाइएगा, क्योंकि तो दक्षिण इधर हो ही गया है। अब देखो, अगर दक्षिण पश्चिम बात करेगा तो दक्षिण पश्चिम थोड़ा सा नीचे चले जाइएगा, कहाँ? हुबली कर्नाटक में चले आइएगा, जो यहाँ पर दिया गया है दक्षिण पश्चिम वाला। फिर अभी आपको उसमें दिखाएंगे भी। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य की बात करेगा तब आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ चले जाइएगा, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई में जाइएगा, और पश्चिम मध्य में रुक जाए जबलपुर में रुक जाइएगा। कोलकाता मेट्रो की बात करें, कोलकाता और दक्षिण तटीय पूछे, देखो जब तट लगा दे दक्षिण में तब आप विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश चले जाइएगा। तो ये 18 रेलवे मुख्यालय थे जो आपको याद रखना है, जो कि प्रमुख थे। अब आइए, अब बात आती है भैया कि इसको थोड़ा सा देख भी लिया जाए मैप में, ताकि आए तो आप अच्छे से दिमाग में बैठा के कर लिए। देखिए, यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री भी दिया हुआ है, उसका मुख्यालय भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल मुख्यालय को देख रहे हैं। देखो, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर मध्य का इलाहाबाद या प्रयागराज, तो 2 उत्तर प्रदेश में हो गए। उसके बाद देखो, उत्तर पूर्व सीमांत वाला हमने बताया मालीगाँव कहाँ? गुवाहाटी में पड़ता है। उसके बाद देखो, पूर्व मध्य वाला हमने बताया हाजीपुर रुक जाना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर बताया पूर्वी रेलवे की बात करें या दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो, तीनों पूछे तो आपका कोलकाता में चले जाना। दक्षिण तटीय रेलवे भुवनेश्वर चले जाना। उसके बाद देखो, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर उड़ीसा में चले जाना, छत्तीसगढ़ में चले जाना, सॉरी। फिर उसके बाद देखो, दक्षिण मध्य रेलवे पूछे तो सिकंदराबाद चले जाना। और उसके बाद कह रहा है दक्षिण मध्य वाला कई बार पूछा गया सिकंदरा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है दक्षिण रेलवे चेन्नई चले जाना। और दक्षिण पश्चिम रेलवे पूछे तो हुबली कर्नाटक में चले जाइएगा। पश्चिमी रेलवे पूछे या मध्य रेलवे पूछे तो आप महाराष्ट्र में चले जाइएगा। जबकि पश्चिम मध्य अगर पूछ ले तो जबलपुर, ये देखो मध्य रेलवे है, यह पश्चिम मध्य है, दोनों को कंफ्यूजन मत रखना। जबलपुर चले जाना। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर पश्चिम पूछे तो जयपुर चले जाना। और उसके बाद उत्तर रेलवे पूछे तो दिल्ली चले जाना। ये आपके प्रमुख 18 है। बकिया इसमें कुछ रेल कोच फैक्ट्री भी है जिसको आप लोग याद रख लेना, जैसे जो आपका कपूरथला में एक है। फिर उसके बाद डीजल इंजन जो आधुनिकरण कारखाना पटियाला में है। एक कोच फैक्ट्री आपका सोनीपत में है। तो कुछ प्रमुख कोच फैक्ट्री भी है, जैसे आपका रायबरेली में है, वाराणसी में है, पहिया कारखाना छपरा में पड़ता है, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि मरमागुआ से देश के निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग क्या किया था? निर्यात कर दिया था, ठीक है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्रथम मुंबई है। तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कई बार पूछा गया है, ठीक है, कौन सा है? यही आपका चेन्नई है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। और यह खुला सागरी बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जबकि कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। यह एक प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। जबकि तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यह आपका कैसा? यह आपका आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। भारत में 5 सरल प्राकृतिक गैस जो है एलएनजी, जो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल कौन कौन है? ये है दाहेज गुजरात में पड़ता है, दाहेज गुजरात में, हजीरा भी गुजरात में पड़ता है, कोच्चि केरल में, जबकि दाभोल महाराष्ट्र में, और एन्नौर कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। ये भारत के 5 जो तरल प्राकृतिक गैस उत्पादक केंद्र है। ये कई बार पूछता है, मिलाने के लिए बस पूछता है। मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपको ये पता है कि हजीरा कहाँ है, दाभोल कहाँ है, कोच्चि कहाँ है, दाहेज कहाँ है, एन्नौर कहाँ है, तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, इसमें मत बहुत फंसना कि कौन सा तेल उत्पादक है, कौन सा कोयला है, कौन सा तांबा है। ज्यादातर आप फोकस करना कि वो स्थान कहाँ पर है, आपका काम ज्यादातर बन जाएगा। आप देखना मेरी बात को मान करके। उसके करा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? तो देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ऑब्वियसली कोलकाता में ही होगा। पारादीप देखो उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई आपको पता है तमिलनाडु में है। वी ओ चिदम्बरम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है।
कोचीन केरला में ही है, न्यू मंगलोर आपको पता ही है कर्नाटका में है, मर्मागुआ गोवा में ही है, मुंबई आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जिसको नेहावा शेवा बोलते हैं आपको पता ही महाराष्ट्र में है, कामराज नगर कई बार पूछता है, कामराज जो बंदरगाह इंदौर कहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, कई बार पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखो दीनदयाल आपका कहाँ पर है, तो दीनदयाल कांडला में है, गुजरात में, ये सब चीजें आपको पता चल गई। अब देखो इसी को हमने क्या किया है कि लगाने का प्रयास किया ताकि आपको एक बार दिख भी जाए। देखो कांडला कहाँ पर है, अभी हमने दिखाया कांडला। उसके बाद देखो एक दाहेज है, एक हजीरा है, भावनगर है, पोरबंदर है, वेरावल है, ओखा है, यह सब जो प्रमुख प्रमुख बंदरगाह है ये सब कहाँ पर गुजरात में है, नोट कर लेना। जवाहरलाल नेहरू इसी को नेहावा सेवा भी बोलते हैं, नेहावा सेवा भी बोलते हैं, नेहावा सेवा इसी को बोलते हैं। यह कहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में है। मर्मागुआ देखो गोवा में है, न्यू मंगलेर अभी हमने बताया कर्नाटका में है, कालीकट है, कोचीन है, एलेप्पी सब केरल में है, तिरुवनंतपुरम है, कन्याकुमारी है, तूतीकोरिन है, ये सब तमिलनाडु में है, किन्नौर है, चेन्नई है, और उसके बाद एक नागपट्टनम है, पुदुचेरी, ये सब तमिलनाडु में है, काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, विशाखापट्टनम है, यह सब क्या है आंध्र प्रदेश में है, इसे नोट कर लेना। हल्दिया और पारादीप आपको पता है कि उड़ीसा में है, हल्दिया मुहाने पर है, जबकि कोलकाता थोड़ा सा जो है अंदर है, ये बात नोट कर लेना। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये सब मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे जियोग्राफी तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब आइए, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ पर भैया, अलंग गुजरात में है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौवहन नहर जो है 167 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नारी खाड़ी और पाक को जोड़ती है, यह कई बार हमने आपको बताया भी था। देखो ये है, और यहीं पर आपका इस तरीके से क्या है, श्रीलंका है, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, जबकि ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ पाक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि जो सेतु समुद्रम परियोजना है मन्नार खाड़ी और पाक खाड़ी क्या करता है, जुड़ता है। यहीं पर आपका जो है रामेश्वरम है, सेतु आपका जो ब्रिज है यहीं पर है, पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम, ये सब कई बार पूछा जाता है, आप नोट कर लेना। ठीक है, पाक स्टेट अगर कभी पूछे तो पाक स्टेट भी यहीं पर है, पाक की खाड़ी यहीं पर हमने आपको बता ही दिया। पाक जलमरूमत अगर पूछे तो भी आपको यहीं पर सब मिल जाएगा। विविध में कह रहा है देखो कि सिटी ऑफ ब्रास के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद आपको पता है कि पीतल के बर्तनों के लिए है। तमिलनाडु कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क बहुत फेमस आपको पता ही है, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब जैसे बनारस जो है वो बनारसी साड़ी भी प्रसिद्ध है, इसी तरह जो है कांचीवरम सिल्क कांचीपुरम तमिलनाडु में उसके लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कहता है कि वाराणसी ऑफ साउथ, यह साउथ का वाराणस है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर जो पोर्ट है वहां पर शुरू की गई थी। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। ये सब क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन दिया है, थोड़ा सा डिस्कशन कर देना जरूरी है। भारत सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है, और सबसे बड़ा जो इसका आपका केंद्र है कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। और दूसरा अगर पूछे तो आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद ये पूछा गया क्वेश्चन है, अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक, अब देखो कुछ भारत के प्रमुख जो खनिज भंडार है, ये अप्रैल 2015 का आंकड़ा दिया हुआ है। फिलहाल तो हम जो आर्थिकी वाला कराएंगे, जो लेटेस्ट अपडेट होगा 22-23 वाला, उसको तो हम कराएंगे ही, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तो एक बार इसको देख लीजिएगा। जनरली ये सब चीज़ ज़्यादा बदलती नहीं है, क्योंकि खनिज वाला जहाँ पर भंडार ज़्यादातर जो जहाँ होते हैं वो वहीं पर होते हैं। ठीक है, तो ये भंडार ही दिया हुआ है, तो भंडार पुराना वाला भी आंकड़ा चल जाता है। ज़्यादातर उत्पादन में होता है कि कभी-कभी यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो गया तो आगे चला गया, वहाँ ज़्यादा उत्पादन हो गया तो आगे चला गया। आप देखोगे कि कोयला को लेकर कभी झारखंड आगे हो जाता है, तो कभी आपका जो है छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है, तो उत्पादन में। लेकिन जब भी आप देखोगे भंडार के मामले में, तो कोयला का हमेशा भंडार आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे क्या जो है आपका छत्तीसगढ़। इसी तरह से तो यहाँ पर देखो भंडार की बात कर रहे थे, एपेटाइट खनिज है वो वेस्ट बंगाल में है, रॉक फास्फेट झारखंड में। हम पहला की बस बात कर रहे हैं, आप लोग दूसरा तीसरा पढ़ लेना, क्योंकि सब ज़्यादातर पहला ही पूछता है। एस्बेस्टस आपका राजस्थान में पाया जाता है, बायराइट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखो बॉक्साइट आपका उड़ीसा में है, भंडार की बात कर रहा है, उत्पादन की बात नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद देखो क्रोमाइट महत्वपूर्ण है, क्रोमाइट उड़ीसा में है, जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखो कोयला हमने बताया झारखंड है, उसका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ अभी हमने आपको बता रहा था। ये तीनों इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, अप्रैल 2020 का आंकड़ा भी है। कोबाल्ट देखो उड़ीसा है, ताम्र एस्क में राजस्थान ही है, निश्चित रूप से हमने आपको दिखाया भी था। हीरा
मध्य प्रदेश पन्ना खान यहीं पर है, आपको पता है। उसके बाद स्वर्ण में कर्नाटका है, यह भी महत्वपूर्ण है। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश है। लौह अयस्क महत्वपूर्ण है, लौह अयस्क को याद रखना, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। फिर लौह अयस्क, ये देखो मैग्नेटाइट, हमने बताया था आपको कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लेमोनाइट 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन और भंडारण दोनों वहीं पे है। और हेमेटाइट पूछे तो उड़ीसा वाले रीजन में। लेड राजस्थान में, जिंक राजस्थान में, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। मैग्नीज वाला मैंने बार-बार बोला कि उड़ीसा में है, इसको याद रख लेना। निकिल बहुत महत्वपूर्ण है, मैग्नीज, निकिल ये सब उड़ीसा में है। कच्चा तेल वाला याद रखना, रिफाइनरी मैंने आपको दिखाया भी था कि जो असम वाली ब्रह्मपुत्रा वाली जो घाटी थी असम में, वो रीजन असम में। दूसरा भी याद रखना गुजरात है, बहुत महत्वपूर्ण है असम और गुजरात। प्राकृतिक गैस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो असम और आंध्र प्रदेश है जहाँ पर नेचुरल गैस यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। चांदी महत्वपूर्ण है, ये आपका पहले नंबर पे आपको राजस्थान वाला रीजन है। फेल्डस्पार राजस्थान है और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। डोलोमाइट कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश में। अब देखो ये उत्पादन, जो उत्पादन आंकड़े लेटेस्ट लिया गया है इसके हिसाब से 18-19 का, अगर इससे ज़्यादा लेटेस्ट कोई होगा तो आपको हम देंगे। फिलहाल क्योंकि हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो बदला होगा तो वहाँ पर करेक्ट कर दिया जाएगा। रॉक फॉक्सिट में देखो राजस्थान है, बायराइट में आंध्र प्रदेश है। बॉक्साइट की बात करेंगे, देखो बॉक्साइट के भंडार में भी और उत्पादन में, दोनों में उड़ीसा ही है और बहुत महत्वपूर्ण, इस पर निशान लगा रहा हूँ, नोट करना। क्रोमाइट भी महत्वपूर्ण है, क्रोमाइट में उड़ीसा ही है। कोयला में देखो हमने बताया था कि अगर प्रोडक्शन की बात आए तो छत्तीसगढ़ नंबर 1, अगर आपका स्टोरेज पे जाए तो झारखंड नंबर 1 पर। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसको नोट कर लेगा। देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि आप छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, झारखंड मिलेगा, सॉरी हाँ झारखंड मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा, यहाँ पे झारखंड होना चाहिए, यहाँ पे झारखंड है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर आपको झारखंड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? उड़ीसा मिलेगा। लेकिन अगर हम भंडार की बात करेंगे तो आप झारखंड से आ जाइएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं ठीक था भाई, ये प्रोडक्शन की बात हो रहा था ना, सही है, एक मिनट रुक जाना, मैंने गलत कर दिया, सही था ये, एंटी क्लॉकवाइज चलना था ना इसमें, ठीक है। प्रोडक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलना था ना भाई। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ उड़ीसा मिल जाएगा और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा, तो ठीक है। और क्लॉकवाइज में झारखंड से क्लॉकवाइज चल देना, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। लिग्नाइट कई बार पूछा गया, हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु है। डोलो इसे देखिए याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं। फेल्सपर राजस्थान है, बाकी ग्रेफाइट याद रखना उड़ीसा है। जिप्सम कई बार पूछा जाता है, राजस्थान है। जो महत्वपूर्ण मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग लिस्ट देख लेना। इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिलेगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना और प्रॉपर तरीके से आप इसको रिवाइज कर लेना। मैग्नीज आपको पता है कई बार पूछा गया है, जो आपका भंडार में कहाँ पर है? आपका जो है उड़ीसा है, और उत्पादन में यहाँ पर दे रहा है, इसके अनुसार जो आंकड़ा दिया हुआ मध्य प्रदेश है। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि लेटेस्ट आंकड़ा में फिर से उड़ीसा हो गया है। एक बार मैं इसको देख करके तब बताऊंगा, इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा, या आप लोग फिर भी सर्च कर लेना, फिर जब मैं आर्थिक कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। अभ्रक आंध्र प्रदेश, ठीक है। कच्चा तेल में देखो राजस्थान है। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, 19-20 की आंकड़ा लिया गया है, क्योंकि ये आंकड़े पुराने भी लिए गए हैं ना। अभी 22-23 के आंकड़े भी देख करके देखना पड़ेगा कौन सा है। प्राकृतिक गैस देखो असम में है, क्वार्ट्ज वाला राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं। कैडमियम राजस्थान, ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश, स्वर्ण कर्नाटक में है, इससे आगे कोई है ही नहीं, आपको पता है। केजीएफ वहीं पे है। लौह अयस्क में उड़ीसा है। लौह अयस्क में देखो भंडार में आप देख रहे थे कर्नाटक में है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा है। बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं कि लौह अयस्क में कर्नाटक को मार देते हैं, जबकि उड़ीसा है। उत्पादन की बात कर रहा है। चांदी में देखो राजस्थान, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि मोटा मोटी जो इसने दिया था, भारत के भूगोल का लास्ट पार्ट था, इसमें सभी के सभी कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरीके से ले लिए हैं जो महत्वपूर्ण थे। अब उसके बाद इससे संबंधित जितने भी, अब देखो ये जो पुराना दिया हुआ इस हमने करा चुके थे, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ये सब क्या था? ये सब आपका एग्रीकल्चर संबंधित पार्ट था। जो बच्चा प्रीवियस या जो प्रीवियस हमारे क्लास को देखा होगा उसको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर छोड़े थे और यहीं पर शुरू, क्योंकि ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ आपने बताया था, कुछ टेक्निकल रीजन था, 2-3 दिन उधर क्लास नहीं हो पाया, और उसके बाद जब क्लास हुआ तो हमने आपका जो भूगोल के 48 क्वेश्चन थे उसको दे दिए, हिंदी के दे दिए, और ये थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आज इसको कंप्लीट आप लोग कर लीजिए। अब देखो खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन में कह रहा है कि जैसे आप क्वेश्चन आंसर में आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा जो हमने कराया। देखो बैलाडीला खान कहाँ पर है, आप फटाक से बताओगे सर किस लिए है? लौह अयस्क का है। तो कहाँ पर है बैलाडीला? अगर आपसे पूछ ले तो कहोगे सर ये तो मुझे पता है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कहना है? लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार भैया कहाँ पर? कर्नाटक में, हमने आपको बताया ही। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये गलत बात है। भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी हमने देखा। तो 1 और 3 क्या होगा इसमें? सही हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, बाकी इसको पढ़ लेना। फिर कह रहा है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में किस चीज का अग्रणी उत्पादक है? तो हीरे का, लौह अयस्क का, अभ्रक का, टंगस्टन का। तो भारत अभ्रक में, जो सोचो बड़ी बात है कि भारत अभ्रक के सीड उत्पादन में अग्रणी था। कब? ये प्रश्नकाल जब पूछा गया 2001 में, और 1620 के आंकड़े के अनुसार 2020 में प्राकृतिक अभ्रक में उत्पादन में चीन इसमें आगे चला गया है, भारत को छोड़ करके। लेटेस्ट आंकड़ा इन्होंने अपडेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि आर्थिकी संबंधित इसमें जो आंकड़े हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इसमें अपडेट होना जरूरी है। तो यहाँ देखना कि अभ्रक में भारत इसमें दूसरे स्थान पर चला गया है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। ठीक, ये बात नोट कर लेना। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो अभी आंकड़े बदल गए होंगे और क्वेश्चन पुराना पूछा गया है, तो यहाँ पर दोनों आंकड़ा अपडेट दिया गया, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो 18-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था, तो उस समय राजस्थान था। अगर हम 19 का देखेंगे तो राजस्थान है सर्वाधिक, इतना अभी भी राजस्थान बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत में कोयला नीचो या डिपोजिट का प्रमुख है? तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, गोंडवाना तंत्र है, ये हमने आपको बताया, अच्छे से दिखाया भी पूरी घाटियों को, उसको गलत मत करना। यही सब कहानी लिखा गया, आप इसको पढ़ लेना। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? तो गोंडवाना, जहां मिले आंख मूंद के गोंडवाना मानना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डिटेल इसीलिए पढ़ा दिया है। जो महत्वपूर्ण था मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसको अच्छे से पढ़ा, उसमें मत सोचना। भारत में सर्वाधिक, आपको क्वेश्चन भी देख के लग जाएगा कि जो हमने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस पर हमने कम फोकस किया है या उस पर बहुत बहुत मेहनत नहीं किया है, इसका मतलब उससे सवाल कम पूछे गए हैं, उसका उदाहरण आपके सामने भी देखने को मिल जाएगा। भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो अभी हमने आपको दिखाया कि झारखंड में। प्रोडक्शन पूछे तो छत्तीसगढ़ कर देना, ये हमने आपको बताया है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि देखो आपका कहाँ गया, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, चारों के चारों हमने नाम बताए थे। इसको आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे देखो उल्टा क्रम में दिखा है, जबकि हमने आपको सीधा क्रम बताया था। सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, ए याद कर लेना, बी याद कर लेना बिटुमिनस, उसके बाद एल कर, फिर उसके बाद पी इसी क्रम में आता भी है, ए बी एल पी। तो आपका काम बन जाए, कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। 90 से 95% कार्बन किसमें होगा? तो एंथ्रेसाइट में होगा, जाहिर सी बात है, यह पूछा गया है। सबसे घटिया क्वालिटी कोयला कौन सा है? तो आप बताओगे पीट है। दूसरा घटिया क्वालिटी कौन है? लिग्नाइट है। भारत सबसे ज्यादा कौन पाया था? तो बिटुमिनस पाया था। ये सब सब्जी इसीलिए कर दिया है, यही सब कहानी लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। फिर कह रहा भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उस समय की बात कर रहा है कि उड़ीसा था, लेकिन अब कौन है? छत्तीसगढ़ है। और वैसे भी अगर छत्तीसगढ़ यहाँ नहीं दिया है तो आप उड़ीसा ही मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरे नंबर पे तो उड़ीसा ही आता है। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक कौन कौन? तो झारखंड और छत्तीसगढ़। चूंकि होना क्या चाहिए था? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या करोगे? छत्तीसगढ़ के साथ तीसरा जो आता है उसी को आप मार दोगे। ठीक है, फिर आ जाओ कोयला उत्पादक क्षेत्र एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ कोयला खान दिया हुआ। अब देखो उसका जो फायदा आपको देखने को मिलेगा यही मिलेगा, जो हमने आपको बताया था भैया, कि आपको नहीं भी पता है कौन कोयला खान है, कौन पेट्रोल खान है, कौन तांबा है, कौन आपका सोना है, कौन हीरा है, कौन लोहा है, कम से कम खान कहाँ पर है यह पता है, तभी काम बन जाएगा। जैसे आपको पता है कि तालचेर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन सी घाटी है? यह तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। बराकर कहाँ पर है यह बताओ आपको? बारोकर आपको देखने को मिलेगा झारखंड वाले रीजन में। जबकि सिंगरेनी कहाँ पर है? सिंगरेनी दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो तेलंगाना वाला रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है तो अब देखो इसे मिलाना था कि दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। तो इसको आप लोग मिला देंगे कि सर जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी कहाँ पर जाएगा? तो हमने बताया था कि बराकर कहाँ पर पड़ता है? तो झारखंड वाला जो छोटा नागपुर का पठार, उसी पर से बराकर नदी बहती है। इस पर कौन कौन परियोजनाएं हमने बताया था, पंचेत हिल, ये सब परियोजनाएं हमने बताया था। और बराकर किसकी सहायक नदी है? महानदी की, ये भी हमने बताया था। ठीक है, अब देखो तो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी भी है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो आपका बराकर, आपका यहाँ पर कोयला खदान भी है उसके नाम से। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोन घाटी कहाँ पर है? सोन घाटी उमरिया में पड़ता है। जबकि गोदावरी घाटी कहाँ पर है? तो सिंगरेनी में है, जो हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में है। जबकि महानदी कहाँ पर है? तो तलचर वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तलचर, हाँ, तलचर आपका कहाँ पर? उड़ीसा में है भाई, मैंने गलत बोल दिया क्या? समय तलचर तो आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा। तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, हाँ, ठीक, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर कभी राज्य पूछता तो आप राज्य भी बता देते। फिर कह रहा देखो एक और दो को सुमेलित करना था, जैसे कह रहा कोयला खदान है और यहाँ भारत के राज्य है। अब देखो यहाँ पे मिल जाएगा,
जैसे झिलमिली है, झिलमिली कहाँ पर है, कर्णपुरा कहाँ पर है, रामपुर, हिमगिर कहाँ पर है और सुहागपुर कहाँ पर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि झिलमिली जो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और एक लगाने से भी देखो कौन कौन एलिमिनेट होता है। तो एक का तीसरा अगर आप लगाते हो, देखो यह एलिमिनेट हो गया, यह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम कर्णपुरा, आपको पता है कि कर्णपुरा तो झारखंड में पड़ता है, तब आप लगा के देखो कि बी का चौथा, तो भी आपका यही दो ही एलिमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि रामपुर हिमगिर कहाँ पर है, तो रामपुर हिमगिर आपका उड़ीसा में पड़ता है, जबकि सुहागपुर कहाँ पड़ता है, तो सुहागपुर मध्य प्रदेश पड़ता है। अगर आप पूरा लगा दोगे तो फिर इसमें लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। देखो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं, जैसे झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा और सुहागपुर मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना था। यहाँ पर देखो कोयला खूब ऐसे पूछे जाते हैं, कोयला क्षेत्र खुद दे देगा, यह कोयला क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, यह तांबा क्षेत्र है, बस आपको घाटी और आपके राज्य लगाना है। जैसे रणजीत घाटी, तंदूर, वरोरा और लाल मटिया। यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था, इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ पूछा था। ये रणजीत घाटी की जगह रंगीत घाटी अगर दे देता तब यहाँ पर सवाल सही होता, क्योंकि रणजीत घाटी नहीं है, रंजीत घाटी है। कहाँ पर? रंजीत नदी भी है जो सिक्किम से होकर के आकर के जो आपका जो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसमें आकर के मिल जाती है। तो रंजीत नदी हमने पढ़ाया था जब अपवाद अंतर पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए ये गलत हो गया था, कंफ्यूजन। बकिया कोई दिक्कत नहीं था और सब सही था। देखो जैसे कि अगर हम देखेंगे रंजीत घाटी यही आपका सिक्किम में है। बकिया देखो तंदूर तेलंगाना में है, वरोरा महाराष्ट्र में और ललमटिया तो बहुत फेमस है। कहाँ पर है? ललमटिया आपका जो है झारखंड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही चीज इसमें लिखा गया होगा कहानी कि कौन सा गड़बड़ है, किसकी वजह से गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन बाद में आयोग ने हटा दिया था। रणजीत घाटी न होकर के अगर ये रंजीत घाटी दिया होता, ठीक है, रंगीत, क्योंकि रंगीत नदी भी बहती है, ठीक है, जो आपका के आकर के उसमें मिल जाती है, इसमें ब्रह्मपुत्र में। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखो ये 14 का आंकड़ा दिया गया था, तो अब वो आरोही क्रम में लगाया, तो कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या पूछ रहा था कोयला भंडार की दृष्टि से, तो हमने आपको बता ही दिया कि सबसे भंडार की दृष्टि में कौन सा भैया, झारखंड लगा देना, झारखंड लगा देना, दूसरा उड़ीसा लगा देना और तीसरा छत्तीसगढ़ लगा देना। यही लगा के चलना, चौथा मध्य प्रदेश लगा देना बहुत मन करे तो। बस बात खत्म। वही चीज यहाँ पे दिया गया, देखो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कहां पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं पाए जाते हैं, यह भी ध्यान रखना है। तो झारखंड में लिग्नाइट नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि लिग्नाइट जो है कोयले का ही एक सबसे घटिया क्वालिटी का प्रकार है, जो आपको यहाँ पर नहीं पाया जाता है। जबकि भारत में लिग्नाइट निश्चित देखो तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं पाए जाते। क्वेश्चन कह रहा है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का है, हमने डिस्कस कर ही दिया। 35-40% निकृष्ट कोटि का तो इससे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन, अभी आपने पढ़ा कि झारखंड में लिग्नाइट तो पाया नहीं जाता है, तो सबसे निकृष्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा, यही है। इसका मतलब हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है, सी हो जाएगा, ठीक है। यही कहानी इसमें लिखा गया है। सब में कोयले की मात्रा बताई गई होगी कि एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, ठीक है, पीट में, ये सब आप लोग नोट कर लेना, ये सब जो है चीजें आप पढ़ लेना। फिर कह रहा भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है, तो तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा लिग्नाइट में सबसे घटिया क्वालिटी का भी कोयला कहाँ पर, तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर कह रहा है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल, झारखंड कोयले की खदानों में पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति, बिल्कुल। देखो जो बंगाल और झारखंड वाला रीजन आपका कहाँ पड़ता है, इधर आपका पूरब साइड में पड़ता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो खदानें हैं पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति, जाहिर सी बात है पश्चिमोत्तर राज्यों में, जैसे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर कोयला नहीं पाया जाएगा और वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे, तो यहीं से तो यहाँ पे जाएगी उठ करके। इसका मतलब यह भी सही था। और रेलवे के द्वारा यह अंतर्राज्यीय परिवहन किया जाएगा, यह भी सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। देखो ये इसमें कह रहा है ना, ये कहा गया, दोनों सही है और व्याख्या भी है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सोना के लिए कुलार, केजीएफ आपने पिक्चर देखी होगी, तो केजीएफ कुलार गिल्ड गोल्ड फील्ड आपको पता ही होगा। कोयला के लिए झरिया बहुत महत्वपूर्ण यह है। पन्ना हीरा आपको पता ही है, हीरा की तमन्ना है पन्ना मुझे मिल जाए, तो हीरा पन्ना आपको पता ही है, यहाँ पर आपको हो जाएगा। जबकि लौह अयस्क के लिए गुंटूर वाला नहीं है। लौह अयस्क के लिए आपको जो आपका कर्नाटक में आपका बैलाडीला, सॉरी उसका नाम क्या है भैया, बाबा बुदन वाली जो खाड़ी है, उधर वाले रीजन में आप देखोगे तो लौह अयस्क के लिए प्रमुख जो है देखने को मिलेगा। गुंटूर क्या है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जबकि कोलार सोना के लिए, झरिया कोलार फील्ड सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। गुंटूर कहाँ पड़ता है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश पड़ता है। जबकि लौह अयस्क के जो प्रमुख है कहाँ पर है, आपको बता दिया कर्नाटक वाले रीजन में है, तो आप नोट कर लेना। धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो हमने आपको सब दिखाया था।
लुनोज भी हमने आपको भी दिखाया था कि लुनोज कहाँ पर पड़ता है, तो हमने आपको बताया था कि लुनोज है, हजीरा है, ये सब कहाँ गुजरात में पड़ता है, दाऊज है, सब गुजरात में पड़ता है, सब हमने दिखा दिए थे। नौग्राम भी हमने आपको दिखाया, नौग्राम कहाँ पर है, नौग्राम गुजरात में पड़ता है, ये सब वही भी आपको दिखाया है। फिर देखो अंकलेश्वर है, कलोल है, महसाना है, सब हमने आपको मैप में दिखाया अभी ऊपर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआँ कहाँ पर खोदा गया था, तो माकूम में यह खोजा गया था। कहाँ पर पड़ता है माकूम, ये पड़ता है असम में पड़ता है, इसको नोट कर लेना। देखो सर्वप्रथम खनिज का कुआँ माकूम ऊपरी असम में खोजा गया था, ये सब नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, यह कई बार पूछा गया है। डिगबोई कहाँ पड़ता है, डिगबोई तो ये आपका पड़ता है असम। ठीक है, देखो कब 1901 में ही खोजा गया था, ये आपको पता है। उसके बाद दूसरा देखो कहाँ पर, कोयली गुजरात में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और मथुरा, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यह बस खाली याद रखो सबसे पुराना डिगबोई है। कोयली कहाँ, गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, और मथुरा उत्तर प्रदेश, यह आप नोट कर लेना, इसी से आपका मतलब है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है भैया, तेल शोधक कारखाना नहीं है, यह आपको बताना है। तो कोयली, नून माटी, हल्दी, हटिया, बरौनी। तो देखो हटिया में आपका तेल शोधन कारखाना नहीं है, हमने आपको दिखाया था कोयली गुजरात में, नून माटी और बरौनी, ये सब ने आपको अच्छे से दिखाया था कि यह सब कहाँ पर है। देखो गुवाहाटी है, बरौनी है, कोयली है, हल्दिया है, मथुरा है, डिगबोई है, पारादीप है, सब तो हमने आपको दिखाई दिया। मुंबई में 2 है, और विशाखापत्तनम है, सब आपको मैंने दिखाया मैप में, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बोंगई गाँव हमने आपको बताया था अच्छे से कि बोंगई को पूछा जाता है असम में, नुमालीगढ़ असम में, पढ़ लेना, इसे पूछा जाता है। तातीपाका है आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु कर्नाटक में, सब याद है। फिर इसका देखो भटिंडा भी हमने आपको दिखाया था पंजाब में, सब पूछा जाता है। सूची 1 सूची 2 के बारे में बात कर रहा है। तेल शोधक कारखाना की तरफ दिया है, एक तरफ देखो हमने जो क्वेश्चन आपको शुरू में बताया था ना कि सिर्फ अगर आपको स्थान पता है और राज्य पता है तो आपका काल बन जाएगा। ये तो खुद ही दे दे रहा है ना कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है, कोयला कारखाना कहाँ है, तांबा कहाँ पर है, लौह अयस्क कहाँ पर है, तो आपको वो याद ही नहीं रखना है, वो टेंशन ही नहीं है कि कौन किसमें है, कंफ्यूजन नहीं रुकना रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि नुमालीगढ़ भैया कहाँ पड़ता है, तो आप बताओगे सर नुमालीगढ़ तो आपने भी बताया था, कहाँ, असम में है, काम खत्म। कोयली कहाँ पे सर, गुजरात में है। तातीपाका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। बरौनी कहाँ पर है, बिहार में है। बस बात खत्म भैया, उससे क्या लेना देना है। आ जाओ। फिर कह रहा है कि यही सब चीजें इसमें दिया गया होगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से कहाँ किया जाता है। अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन वहाँ से किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे कहा रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई, जो बॉम्बे हाई वाला रीजन है वहाँ से, और जो ऑफशोर वाला रीजन है, ये ध्यान रखना, जो अपतटीय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो है, जो नेचुरल गैस होता है अपतटीय क्षेत्र से ही प्रोडक्शन किया जाता है। अपतटीय क्षेत्र में जैसे आपका मुंबई वाला हो जाएगा, गुजरात वाला हो जाएगा, असम वाला, सब बहुत सारे जो अपतटीय क्षेत्र होंगे, सब जगह से, यही सब जगहों से किया जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली, कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला है, तो हमने बताया था एक होता है कोयाली, या इसे कोयली बोलते हैं, कहीं कहीं कोयली भी देखने को मिलता है, कोयली या कोयाली, तो आप याद रखना कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, पेट्रोलियम तेल शोधनशाला 17-18 में कह रहा है, उसमें चूंकि 17 में क्वेश्चन ही पूछा गया तो 17-18 के आंकड़ा से पूछ लिया गया। अधिकतम कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था भारत को, तो उस समय इराक था। नया नया आंकड़ा आप लोग देखते रहना, ये सब करंट वाले क्वेश्चन है, जब करंट कराऊंगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। क्या छूटा भैया, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। जैसे खनिज तेल देखो एक तरफ दे दिया, अरे सॉरी एक तरफ क्या दे दिया, एक तरफ आपका खनिज तेल है, जिप्सम, मतलब अलग अलग तरह के खनिज खनिज दे दिए, जिप्सम है, सोना है, बॉक्साइट है। अब उड़ीसा, कर्नाटक राज्य और राजस्थान आपको दे दिया गया एक तरफ कि कहाँ कहाँ पर है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि सोना केजीएफ हमने आपको बात किया कर्नाटका में हो जाएगा, और बॉक्साइट के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि उड़ीसा हो जाएगा। और उसके बाद देखो खनिज तेल के लिए हमने बताया कहाँ पर भैया, खनिज तेल आप उड़ीसा में चले जाना, अरे रुक जाओ भाई, खनिज तेल गुजरात में चले जाना यार, हाँ। और जिप्सम के लिए कहाँ चले जाना, राजस्थान में चले जाना। क्या ये सही है, और देख लेते हैं। खनिज तेल के लिए गुजरात सही गया था कि नहीं, मैं खनिज तेल गुजरात, ठीक है, एग्जैक्टली सही था। खनिज तेल के लिए देखिए गुजरात चले जाना, जिप्सम के लिए राजस्थान चले जाना। जिप्सम देखो वही मिलता है, मैंने आपको दिखाया भी था आंकड़े में। सोना और बॉक्साइट हमने दिखाई दिया, बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लेना ये सब, कंफ्यूजन मत रखना भाई। फिर कह रहा है कि लौह अयस्क क्षेत्र है और राज्य है बादाम पहाड़ झारखंड, दल्ली रजरा उड़ीसा, कुद्रेमुख छत्तीसगढ़, नुआ मुंडी कर्नाटक। अब का ये पूछना चाह रहा है, पूछना ही चाह रहा है कि एक तरफ लौह अयस्क दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र किन किन राज्यों में पड़ता है। तो यह आप बता दोगे नहीं कि नुआ मुंडी तो झारखंड में है, नुआ मुंडी झारखंड में है ना,
डल्ली रजहरा कहाँ पर है? डल्ली रजहरा बताओ कोई? कुद्रेमुख तो कर्नाटक में है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो कुद्रेमुख कर्नाटक में हो गया। डल्ली रजहरा आपका, डल्ली रजहरा कहाँ भाई? छत्तीसगढ़ में है ना डल्ली रजहरा। देखो क्या मिल रहा है, क्या सी का चौथा लगाने पे, सी का चौथा लगाने पे देखो दो हटा, यह दो तो हट गया, दो हट गया। और उसके बाद कह रहा है कि सी ए का दूसरा होगा, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। और अगर हम डल्ली रजरा बी का तीसरा भी मिला दें तो इसका मतलब सी हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली सही लगाया। अरे आप लोग भी ऐसे ट्राई करते रहेंगे, सब लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। खाली आपको ये याद रखना है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, डल्ली रजरा छत्तीसगढ़, सब खाने ही दिया है। कुद्रेमुख, नुआ मुंडी बहुत मैंने आपको जो है अच्छे से दिखाया कहाँ कहाँ पे है। इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि उसको ध्यान रखो, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद देखो कह रहा है टीका है, क्वेश्चन में को कर रहा है क्या? 31 31। अच्छा, एक दो क्वेश्चन कहीं से छूट गए होंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो ये तो याद रख लो कम से कम, ये तो मेन चीज आ ही गया है। कर्णपुरा कहाँ पर है? मैंने आपको दिखाया था, झारखंड में है, कोयला क्षेत्र की बात कर रहा है। सिंगरेनी, एक देखो सिंगरेनी होता है, एक सिंगरौली होता है। इसमें बड़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक सिंगरौली होता है, सिंगरौली होता है, एक सिंगरेनी होता है, सिंगरेनी। तो सिंगरेनी जो होता है यह आपका आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में होता है। नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, हमने दिखाया आपको। तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम पूछ रहा है। तो तांबा आपका खेतड़ी में, राजस्थान, केजीएफ, गोलार गोल्डफील्ड, कुद्रेमुख, लोहा के लिए कोई समस्या नहीं, और झरिया झारखंड। कोयला के लिए कितना आसान से आप लगा दिए, मुझे पता है कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लौह है, बार बार बोला जा रहा है, कुद्रेमुख कर्नाटक। मैग्नीज सुमेलित नहीं है। तांबा खेतड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोयला सिंगरेनी। देखो मैग्नीज हमने बताया था कि मैग्नीज का जो आपका भंडारण है कहाँ पर? आपका उड़ीसा में है, लेकिन ये कोरापुट स्पेसिफिक स्थान पूछ लिया है। तो कोरापुट मैग्नीज उत्पादन संबंधित नहीं है, बल्कि यह एल्यूमिनियम से है। जबकि अन्य जो हमारे खाने हैं वह क्या है? जैसे आपका बैलाडीला था, वहां पे देख लेना, ये सब क्या है? मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण था, हमने आपको ऊपर दिखाया भी था। ये पर्टिकुलर वो खाना ही पूछ लिया था। कोरापुट है उड़ीसा में ही, और ओवरऑल अगर स्टेट पूछे तो मैग्नीज में प्रोडक्शन में तो उड़ीसा, आप उड़ीसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरापुट की बात कर रहा है तो कोरापुट एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए फेमस। समझ गए होंगे, इतना समझदार आप सब लोग। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र जनपद की बात कर रहा है। अब देखो सोनभद्र जनपद में, तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ज्ञात करना भैया। कह रहा है एंडोसाइट, उसके बाद पाइराइट और डोलोमाइट। भैया यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में यूरेनियम पाई नहीं था, हमने बताया था। यूरेनियम आपका कहाँ? ये जो ललितपुर वाला रीजन है, यहाँ वाले रीजन में, ललितपुर वाले रीजन में पाया जाता है, यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? हमने बताया था झारखंड वाले रीजन में पाया जाता है, वो पूरा आपको चार्ट भी दिखाया था, मैप आपको अगर याद हो तो। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुत मिलता है? केरल में मोनोजाइट मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। केरल मोनोजाइट खनिज बहुत मात्रा में मिलता है, ये सब पढ़ लेना। भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? इसमें भी कोई समस्या नहीं। अब आपको पता है कि धारवाड़, गोंड आपको पता है कोयला के लिए, चूना पत्थर के लिए, मिट्टी के लिए बिंद क्रम की, कुडप्पा आपको पता है कि यह भी आपका जो है इसमें भी समृद्ध होते हैं। और कुडप्पा क्रम की चट्टाने कहाँ पर है? अगर ये पूछ ले तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और धारवाड़ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चट्टान है तो कुडप्पा ही है, यह भी आपको बताना चाहिए। देखो इसलिए मैं बार बार इसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करके सब ऊपर कर दिया गया है, इसीलिए किया गया है। और जिनको पढ़ना वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां से जाकर के, और टेलीग्राम से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो अभी इसमें कोई समस्या नहीं, धारवाड़ है, सब बता दिया गया है। सूची एक सूची दो से मिलाना है। खनिज एक तरफ दे दिया और एक तरफ उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। देखो इससे करा चूना पत्थर है, कॉपर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। तो कहाँ पर? तो चूना पत्थर भैया कहाँ पर उपयोग किया जाएगा? तो चूना पत्थर तो सीमेंट बनाने में ही उपयोग किया जाएगा, सीधी सी बात है। कांपर, कांपर का प्रयोग देखो आपका बिजली के सामान में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और मैग्नीज तो इस्पात में ही, और बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में, कोई समस्या नहीं था। बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। मैग्नीज इस्पात में होता ही है। 1 2 3 4 इसमें समझते, कोई दिक्कत नहीं था। फिर कह रहा है कि झरिया वाला मैंने बता ही दिया कहाँ पर है, झारखंड में। फिर कह रहा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गुजरा था, कि उस समय इसीलिए पूछ दिया गया था कहाँ पर है ये, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा गया गया था। आपको पता है कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, यह जो आपका गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अब कुछ क्वेश्चन ऊर्जा से है, एनर्जी से है। देखो उकाई, ये सब एनर्जी वाला जो है ना, देखो एक बात ध्यान रखना
कि जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, करीब करीब 25 से 30 हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने अच्छे से पूरी लिस्ट दिया है। जब हम इसके पहले वाला सेशन करा रहे थे, दूसरा पार्ट होगा या तीसरा कोई पार्ट होगा, देख लेना। उसमें हमने पूरे प्रॉपर प्रोजेक्ट बताए थे। बस यहाँ पर थर्मल बच गया था, और आपका कौन सा बच गया था, तो आपका अणु शक्ति वाले जो थे वो आपका बच गए थे, तो उसको हमने यहाँ दे दिया। तो अब देखो कह रहा है उकाई है, काकरा पार है, सबने अच्छे से बताया था कि उकाई काकरा पार कहाँ पड़ता है भैया, तो यह पड़ता है गुजरात में, सबने बताया था। उसके बाद देखो पेंच कहाँ पड़ता है, तो पेंच आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत ही नहीं था। बकिया देखो पतरा तो आपका झारखंड में है, दामोल कहाँ पर है, यही है ना, जरा इसको मिला लो, दाभोल, क्या बोल रहा है भाई, अच्छा देखो ठीक है, एक मिनट बस रुकना। यहाँ पे देखो क्यों कंफ्यूजन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज करोगे ऐसा, मैं देखा नहीं ढंग से। देखो पेंच आपको पता है कि जो पेंच वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका महाराष्ट्र में भी है और ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। कई बार ये पूछा भी गया कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो दोनों राज्यों में पड़ता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। क्योंकि यहाँ पर डाभोल भी दे दिया है और डाभोल पूरी तरह से महाराष्ट्र में है, इसलिए यहाँ पर पेंच को क्या कर देंगे, मध्य प्रदेश कर देंगे। अदरवाइज अगर ये न होता, कुछ और होता, तो उस तरह का ऑप्शन बनाता, तो पेंच को कई बार महाराष्ट्र में भी, क्योंकि ज्यादातर पार इसका महाराष्ट्र में भी पड़ता है, यह बात आप नोट कर लें, ठीक है। तो पतरातु भी बकिया ऐसे तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। वही चीज यहाँ पर है, इसको मिला लेना, उकाई, पतरातु, पेच और डाब। फिर कह रहा है कि भारत में शक्ति खंड ऊर्जा स्रोतों का भाग का क्रम सही है, यह गलत क्वेश्चन हटा दिया गया था। 30 सितंबर 2022 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता की दृष्टि से प्रश्नगत ऊर्जा स्रोतों क्रम इस प्रकार है। ये सबसे ज्यादा आपका देखो तापी है, सबसे ज्यादा थर्मल पावर से, दूसरा हाइड्रो पावर से, तीसरा वायु या पवन से। यहाँ पर देखो पहला थर्मल, तो सबसे ज्यादा थर्मल ही सही था, थर्मल तो होगा ही अभी भी, अभी कुछ समय तक भी थर्मल ही होगा, अब इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, थर्मल है। दूसरे नंबर देखो जली दिया था, और तीसरे नंबर पे अणु दे दिया था, यही गड़बड़ हुआ था, अणु अभी धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले समय में आणविक तीसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन अभी वायु और पत्तन और चौथे नंबर पे आणविक है, तो अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे जो है आपका इसका भी, इस पर भी जो है काम चल रहा है। कई सारे ऐसे जो है परमाणु केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर भारत में, जो उस तरह के बिजली उत्पादन में प्रमुख जो है योगदान कर सके। थोड़ा सा रिस्की होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, इसलिए सरकार इस पर जो है थोड़ा सा समझ बूझ के काम करती है। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार करना था। कह रहा है कि जल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है, डीजल है, इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश सितंबर 16 के अनुसार ये दिया हुआ है, कि उस समय के हिसाब से आपको बताना था। देखो उस समय तो सी हो गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। और नया आंकड़ा देखो कुछ दिया है तो उसको देख लो। अब क्या है, जल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है, फिर डीजल है, इसको आप लोग नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं था। यही अपडेट आंकड़ा इस बार पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट करें। पहले जल है, प्राकृतिक है, फिर नाभिकीय है, न्यूक्लियर है, फिर आपका डीजल है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, तो 3% है अभी, इसका मैं पहले ही बताया कि बहुत कम अभी है। अभी बढ़ करके क्या कह रहा है कि 3.15% था, निकटतम विकल्प यही है। 2022 तक कुल आपका इतना मेगावाट नाभिकीय विद्युत का, इतना मेगावाट अर्थात इतना ही प्रतिशत मात्रा। अभी देखो जो आपका विद्युत उत्पादन का इतना परसेंट जो है इसी से उत्पादन होता है, ठीक है। आ जाओ सूची 1 का सूची 2 सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ अणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है। यह भी हमने आपको पूरा दिखाया, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। देखो गुजरात में, कर्नाटक, तो पता है कर्नाटक में कौन सा होगा, कैगा होगा, रावत भाटा राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा होगा, काकरा पर कहाँ पर, गुजरात, कितना आसानी से लग गया। ये चीजें आप देखना, ये सब दिया होगा। फिर कह रहा है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, मतलब जो भावी जो मांग आने वाली है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं। भारत में अणु खनिज कहाँ सर्वत्र सुलभ है, आपको पता है यूरेनियम, थोरियम कहाँ कहाँ है। यूरेनियम का मात्रा हमने आपको दिखाया है कि थोड़ा सा आपका झारखंड वाले रीजन में, आपका कुछ यूपी, कुछ राजस्थान, कुछ दक्षिण भारत में, और कुछ थोरियम वाला कुछ आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, कुछ आपका पूर्वोत्तर भारत रीजन, यही सब गिनी चुनी जगह पर है। तो कहाँ है, तो यह तो गलत हो गया। जबकि आने वाले जो समय है, ऊर्जा जो भावी स्रोत है वो ऊर्जा अणु ऊर्जा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ए सही कर देते और बी गलत। थोड़ा सा सब कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन थे, अगर थोड़ा अपडेट रहेंगे आप लोग करंट अफेयर से तो आप कर ले जाएंगे। भारत का 20वां परमाणु ऊर्जा घर कौन सा भैया, तो कैगा कर्नाटक में है। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बात आप लोग। मीठी वर्दी कई बार पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस देश के सहयोग से लगाया गया है, यूएसए में। और देखो मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर, यूएसए के सहयोग से। और मीठी वर्दी कहाँ पर, यह भी कई बार पूछा जाता है। यह आपका गुजरात में है, इसको भी नोट करना। भावनगर जिले में, ये भावनगर याद रखना, भावनगर पूछा जाता है।
ठीक है? बाकी और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं था। अब उसके बाद कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन-सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? अब भैया पवन ऊर्जा के तो ज़ाहिर-सी बात है गुजरात तय होगा। ये जो तट है गुजरात वाला, यहीं पर आपका पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? प्रश्नकाल में ए सही उत्तर था। जबकि देखो 2022 की स्थिति के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अब तमिलनाडु इसको बीट कर गया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो है तमिलनाडु का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो अगर लेटेस्ट पूछे इससे भी इसमें तमिलनाडु था नहीं, इसमें गुजराती होता। इसका मतलब पहले नंबर पे अब कौन हो गया है? तो तमिलनाडु हो गया है और दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात। ये सब अभी स्टार्टिंग फेज़ है, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी जो है एक दूसरे से होड़ भी लगी है, क्योंकि यह जो ऐसी ऊर्जा है जो पर्यावरण को कम नुकसान करके अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। थोड़ी-सी खर्च इसमें ज़रूर पड़ती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अगर एक बार होने लगा तो काफ़ी जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गाँव बना, वह कहाँ स्थित है? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसमें अब बहुत मतलब नहीं था, ये उत्तर प्रदेश था। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन-सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस क्या है? व्यावसायिक स्रोत, कमर्शियल स्रोत नहीं है, ये आपको पता ही है। बाकी आपको पता है कि पेट्रोलियम, परमाणु, प्राकृतिक ये सब कमर्शियल स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन-सा जैविक संसाधन नहीं है? अब भैया जैविक संसाधन देखो कोयला हैया है, मछली हैया है, पेट्रोलियम सब जैविक संसाधन हमने आपको बताया था। जितनी नदी घाटियों वाला है, यही सब आप जितनी अपतटीय क्षेत्र है, यही सब रीजन से आपका मिलता है, जबकि शुद्ध जल का है, ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन इसी को तो बोलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत मतलब गर्म स्रोत और भारत के राज्य कौन-सा सही नहीं है? लसुंदरा, अवलोली महाराष्ट्र ठीक था, मणिकर्ण हमने आपको बताया था, मणिकर्ण की घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये बिहार पीछे में पूछा भी था अभी आपका टीचर का एग्जाम हुआ था, सोहना हरियाणा में, लसुंधरा राजस्थान में नहीं है, लसुंधरा क्या है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। ये आपका गर्म स्रोत है, उष्ण स्रोत है, जिसे हम लोग गीजर ही बोलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्र और ऊर्जा। देखो पतरातू तापीय ऊर्जा के लिए फेमस है, ठीक है। झाकरी, नाथपा झाकरी आपने पढ़ा ही होगा, जलविद्युत परियोजना है। कहाँ पर है नाथपा झाकरी? तो आप पढ़ो, बताओ नाथपा झाकरी कहाँ पर है? कि नाथपा झाकरी आपका पंजाब में है या हिमाचल प्रदेश में, आप लोग बताइए मुझे। और उसके बाद कलपक्कम, कलपक्कम भी आप बताइए कहाँ पर है? साउथ वाले में रीजन में है। और उसके बाद कोरबा, कोरबा कहाँ पर है? हमने बताया कि पूरब वाले भारत में है, ये बताइए। कोरबा, तो कोरबा आपका पवन के लिए नहीं है, ज़ाहिर-सी बात, वहाँ पवन कहाँ होगा? तो पतरातू ताप के लिए सही था, झाकरी में निश्चित रूप से पहाड़ी रीजन है तो जल विद्युत के लिए होगा। कलपक्कम नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन है, रिएक्टर है, और कोरबा के लिए टेम्परेचर मतलब थर्मल जो है विद्युत केंद्र है। उसके बाद देखो कह रहा है कि उद्योग, अब उद्योग से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत का निम्न लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित स्थित है? जो तो भद्रावती है, देखो बोकारो प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और जो कुल्टी आसनसोल है, ये सब उन्हीं के आसपास ही है। लेकिन जो दुर्गापुर जो कोयला क्षेत्र है, भद्रावती क्या उससे दूर है, ये बात नोट कर लेना, जो इसके भी कर दिया हुआ। ये तभी बता पाओगे जब थोड़ा लोकेशन आपको पता रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है, ये मैं आपको पता है। कोरबा आपका किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग का कारण है। इसीलिए ज़्यादा वहीं पर आपका बाल्को कोरबा का मुख्य शहर है, जो मात्र 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 की बात कह रहा था कि भारत को स्थान स्थान कौन सा था? अभी रिसेंटली हम लोग आंकड़ा देखे 2022 में दिए गए 2000 के आंकड़े के अनुसार सीमेंट का भारत में उत्पादन इतना हजार टन है, और भारत विश्व में देखो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान वियतनाम है। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जिसमें भारत अगर ऐसे सब चीज़ों में अगर भारत पहला या दूसरा पर या टॉप 3 में रहे तब भी पूछ लिया जाता है। तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। इसको आप लोग नोट करना। फिर कह रहा है कि ऊपर हो गया है ना? सूची 1 और सूची 2 की बात कर रहा है। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 की बात करें तो विशाखापत्तनम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोटर गाड़ियों के लिए, नहीं भैया। अब कह रहा है मुरी क्या पोत निर्माण के लिए? गुड़गाँव, ये पूछ रहा है, मैं भी लगा ना ही रहा हूँ भाई, ये तो गड़बड़ मत कर देना आप लोग, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ कि इसके सामने ये दिया हुआ था। अब देखो, पनकी, पनकी तो बहुत फेमस है, पनक्यू आपका जो है बहुत फेमस है। अब देखो, कह रहा है अ, देखो विशाखापत्तनम आपको पता है कहाँ पर? पहले राज्य जान लो, कभी राज्य दे तो मिला आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखो मुरी आपको झारखंड में, गुड़गांव आपका पता है, पनकी आपको पता है, इस चीज़ पता हो गया। अब देखो पनकी उर्वरक के लिए बहुत फेमस है, तो डी का तीसरा लगा दो। देखो डी का तीसरा लगाते ही 2 काम खत्म हो गया। और जो विशाखापत्तनम जायज़ के बाद दक्षिण भारत का राज्य है, वो पोत निर्माण के लिए होगा, तो ए का दूसरा लगा दो। तो ए का दूसरा लगाओगे, देखो कहाँ गया? इसका मतलब डी हो जाएगा। और बी का कौन हो जाएगा? मुरी। मुरी आपका किसके लिए हो जाएगा? तो मुरी एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा, और गुड़गाँव आपका एल्युमिनियम के लिए हो जाता है। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत
अरे सॉरी, गुड़गांव आपका मोटर गाड़ी के लिए हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मुरी अल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी किसके लिए, उर्वरक के लिए। पनकी कई बार अलग से पूछा गया है, इसलिए पनकी को आप लोग याद रख लेना। कह रहा है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया। इफ्को के द्वारा स्थापित है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर निम्न शुरू किया गया था, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में। कई बार ऐसे ही पूछा गया है कि फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ पर है, पहला कारखाना कहाँ खोला गया, फोर्ट ग्लोस्टर देता है, समय दे देता है, सब याद इंपॉर्टेंट, सब याद रखना। फिर कह रहा है कि यह सफल नहीं हो पाया था। 1854 में इसको क्या कर दिया था, बॉम्बे मुंबई में प्रथम जो है सफल सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना काउस्ताजी नाना भाई डावर ने की थी। और आपको पता है कि इस समय जो है सूती जो उद्योग केंद्र है आपका मुंबई ही सबसे नंबर 1 पर है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है कहाँ पर, पानीपत हरियाणा में। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट के द्वारा की गई। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो पेट्रो रसायन आपका जामनगर, अभी हमने आपको दिखाया था पूरा अच्छे से, कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है जामनगर, ठीक है। अंकलेश्वर भी गुजरात में है। ट्राम्बे आपका मध्य प्रदेश, ट्राम्बे आपका महाराष्ट्र में, ये सब चीज याद रखना। फिर आपका सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड है। फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ कहाँ पर है, ये आपको बताना है। देखो तो अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, यह उदयपुर राजस्थान में है। और कह रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग कहाँ पर है, हैवी इंजीनियरिंग आपका रांची में है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ पर, कोटा में है। यही सब चीज दिया गया हो गया, देख लो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में, हिंदुस्तान जिंक उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में, जबकि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा में। सूची 1 सूची 2 से थोड़े से आंकड़े वाले रीजन होते हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और उपाय नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, ये तो हमने आपको पूरा कराया भी था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। और कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय तंबाकू, तो केंद्रीय आलू आपको पता ही होगा, केंद्रीय तंबाकू पता ही होगा। ये 2 अगर आप लगाते तब भी काम बन जाता। कि कहाँ गया, हाँ, केंद्रीय तंबाकू वाला देखो राजमुंद्री में था, केंद्रीय आलू वाला शिमला में था। उसके बाद पर्यावरण अभियांत्रिकी आपका है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। एक और कौन बच रहा है यहाँ पर, आपका मैसूर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ये वाला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी वाला नागपुर में, महाराष्ट्र में, जबकि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी वाला कहाँ पर, मैं इसी सब हमने आंकड़े आपको दिया था अच्छे से। फिर कह रहा देखो केंद्र एक तरफ है, एक तरफ उद्योग है, आपको मिलाना है। जैसे काकीनाडा है, विरुद्धनगर है, चन्नापटना है, भदोही है। तो आपको पता है जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको लगा लो, भदोही कालीन के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका काकीनाडा किसके लिए भैया, काकीनाडा आपका हो जाएगा जूट के लिए, ठीक है, काकीनाडा जूट के लिए। और विरुद्धनगर जो आपका है, कहाँ गया, हाँ, विरुद्धनगर आपका सूती वस्त्र के लिए है, ठीक है। और चन्नापटना आपका रेशम के लिए। आ जाइए देख लेते हैं। काकीनाडा देखो जूट के लिए है, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, और भदोही किसके लिए है, कालीन के लिए है। उसके बाद कह निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सीमेंट उद्योग है एक तरफ, मतलब एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है। सीमेंट उद्योग क्या पोरबंदर, पेट्रो रसायन क्या नापथेन, कौन सुमेलित नहीं, आपको यह बताना है। फिर कह रहा है चीनी क्या सिलवासा, लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या राउरकेला। तो आपको चीनी जो सिलवासा गलत है, यह सही नहीं था, ठीक है। राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में पड़ता है। अगर आप प्रश्नगत विकल्प चीनी उद्योग का केंद्र सिलवासा नहीं है, यही आपका गलत है, इसका मतलब यही आपसे पूछा था। भारत बकिया सब सुमेलित था, सीमेंट पोरबंदर पेट्रो रसायन नागथेन। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। शिवकाशी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, और कहाँ गया इसका पार्ट, कट गया क्या भाई, 14, अच्छा, यहाँ पर 2 है इसका लग रहा है। क्वेश्चन इसका कट गया, इसको छोड़ देना, इसको आप लोग देख लेना जरा सा, क्वेश्चन कट गया, काट कर देना, ठीक है। 15 तो गलत हो गया था, वहां पर 3 कॉलम था, वहां पे 2 ही कॉलम आ चुका था। कह रहा जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में कौन सम्मिलित है, देखो कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना नहीं। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जब शुरुआत हुई थी तो आपका कृषि से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कि तो यही आपका जेनेटिक
कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ये। जेनेटिक उद्योग में, जेनेटिक उद्योग में क्या कहलाता है? आपका कृषि ही कहलाता है, ये बात ध्यान रखना। भारत का अनुसंधान केंद्र, यह भी हमने आपको पूरा अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दक्षिण गंगोत्री के बारे में पूरा आपको मैप दिखाया था, कहाँ-कहाँ है, पूरा आपको जितनी भी ये सब आपको दिखाया गया था। देखो, दक्षिण गंगोत्री आपको बताया कि भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र है, ठीक है? ये आपको अच्छे से बताया गया था, जो 1983-84 में स्थापित किया गया था। दूसरा के बारे में हमने आपको बताया था कि मैत्री है, और तीसरा कौन-सा है? भारती है, 2012 में, सब आपको दिखाया था। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ये सभी मैंने आपको बताया था। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, सब अच्छे से कराया गया था वहाँ पर। NAAM हमने बताया था कि यह भी याद रखना, कई बार यही पूछ लेता है। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो सॉरी, देहरादून में भाई, उत्तराखंड में, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। उसके बाद कराया कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कटक ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रश्नकाल में भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल शोध संस्थान था, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदरा, अच्छा, अलग अलग जगहों पर भी इसकी स्थापना कर दी गई है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये पूछा होता क्वेश्चन कि एक मिनट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लेता, तब आप कटक लगा देते, हालांकि तब भी इसका कटक ही आंसर मानना चाहिए था, ये हटाने लायक क्वेश्चन नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। हैदराबाद तेलंगाना, क्योंकि इसमें हैदराबाद तेलंगाना दिया नहीं, तब क्यों हटा दिया गया? इसमें कटक तो दिया ही था, तो इसमें सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब उससे कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये तो आपका कानपुर में है, कई बार पूछा जाता है। दलहन अनुसंधान, ये हमने दिखाया, सारे के सारे आपको दिया गया, वहां पर जाके देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आपको पता ही है कि आपका नागपुर में है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय दुग्ध विकास बोर्ड मैंने बताया था कहाँ पर, आनंद में है, आनंद कहाँ पर था आपको पता ही है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? भारतीय हीरा संस्थान आपको सूरत में है, यह भी पता है सूरत कहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखो 1974 में भारत प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना आपको पता है पौंडीचेरी में हुई थी, इसको थोड़ा सा देखना। कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा परिवहन से क्वेश्चन कुछ देख लो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये सवाल ही गलत हो गया था। कह रहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखो, कह रहा प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आज हो जाता था। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के करण के बाद NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया। अभी NH48 के बारे में हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभार थोड़ा टफ टाइप के पूछ लिए जाते हैं, जो मुख्य मुख्य हमने ऊपर दे दिया, अगर आप उसको देखोगे तब भी काम बन जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक कहाँ पर है? ये हमने बताया था कि महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पे कौन हमने बताया था अभी ऊपर? उत्तर प्रदेश है। फिर उसका देखो, कह रहा है कि यहाँ पर जो दिया उसके बारे में लगाया गया है। फिर देखो, आ जाओ, फिर कह रहा है कि भारत में किस राज्य में, प्रदेश में राजमार्ग सबसे लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में ही है। दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, ये बात हो चुका है, ठीक है। नेशनल हाईवे की दो राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सब सीखो एक दूसरे कहाँ मिलेंगे, हमने बताया थी झांसी पर, अरे पूर्व पश्चिम गलियारा की बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सब बात हमने कह दिया। फिर कह रहा है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना, अच्छा, ये सब करंट अफेयर्स का बात था, उस समय की बात थी। भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है? यह भी उस समय की बात थी, ठीक है। अब इसको छोड़ देना। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो आपको पता है काकीनाडा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में बंदरगाह नगर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोच्चि बंदरगाह संबंधित है? तो आपको पता है कोच्चि कहाँ पर है? मालाबार में है। मालाबार कहाँ पर पता ही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह, सब इसके पहले भी डिस्कस कर चुके अच्छे से बंदरगाह वाले में। बंदरगाहों में कौन सा एक ओडिशा के तट पर है? तो आपको पता है पारादीप कहाँ पर? उड़ीसा में। जबकि हल्दिया आपको पता है वेस्ट बंगाल, मुंबई आपको पता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पता ही है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो नेहवा सेवा हमने बताया था, जवाहरलाल नेहरू पत्तन यही वाला है, जहाँ पर महाराष्ट्र वाला है। फिर उसके बाद कह रहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस भाग को? देखो, कह रहा है कि प्रयागराज से हल्दिया तक, ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और नेशनल वाटरवे कौन सा है? तो नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है।
1620 किलोमीटर लंबाई है। कोंकण रेलवे हमने आपको दिखाया ही था, कोई दिक्कत ही नहीं था। रोहा से मंगलोर, मंगलोर पड़ता है कर्नाटक में, रोहा पड़ता है महाराष्ट्र में। राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर, अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, यह आप नोट कर लेना। कह रहा है कि पर्यटन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यह आखिरी टॉपिक था, इसके बाद भारत का भूगोल खत्म हो जाता है इनके अनुसार जो इन्होंने दिया था। चक्राता दिया है, एक तरफ राज दिया है, हाफलांग दिया है, कलिम्पोंग दिया है, कुफरी दिया है। तो कुफरी तो आपको पता ही है, कुफरी कहाँ पर है? तो कुफरी में कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। जबकि चक्राता आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और हाफलांग कहाँ पड़ता है भैया? तो हाफलांग आपका पड़ता है असम में, ठीक है। और कालिम्पोंग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो चक्राता आ गया उत्तराखंड में, एक का तीसरा, और हाफलांग हो गया पहला, और उसके बाद कलिम्पोंग हो गया दूसरा। इसको हो जाएगा सी, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना। फिर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? भाई ये तो सबको पता होगा, जयपुर में। फिर कह रहा है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया था, वह है अतुल्य भारत अभियान। ये पुराना हो गया, अब इसके बारे में मत पढ़ना। कह रहा है विविध वाले में बात करें, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया? ये 1986 में। कई बार पूछ लेता है स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया गया, तो कई बार पूछा जाता है, चूंकि यह उसमें न्यूज में था, क्योंकि जब वो सब चीजें कुछ उसमें बातचीत चल रहा था डाक सेवा के बारे में, ठीक है। तब अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन बीआरओ के द्वारा किया गया। मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 सभी महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग पढ़ लेना। फिर कह रहा टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, तो टिड्डियां भारत आपको पता है पाकिस्तान से कई बार आतंक मच जाता है। पाकिस्तान हमेशा आतंक ही करता है, कुछ और आसाम अच्छा काम नहीं करता कि पाकिस्तान से आया बहुत अच्छा काम हुआ होगा। शहर है, नदी के तट पर अवस्थित है, जबलपुर। उसके बाद देखो हैदराबाद है, कोटा है, नासिक है। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जबलपुर तो नर्मदा नदी तट पर हमने आपको बताया था, कोटा चंबल नदी तट पर, नासिक गोदावरी पे, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, ना कि जो है आपका कृष्णा नदी तट पर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचा है? हाँ, ये सब पढ़ लेना आप लोग। कह रहा है कि एक और दो कथन दिया हो, एक और कथन लास्ट है। कह रहा है कि पाकिस्तान में भारत की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। बांग्लादेश की, अच्छा। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि आधिकारिक बोलने वाले लोग उर्दू भाषा है, ठीक है। सी तो सही लग रहा है मुझे भाई, अरे बी नहीं, देखते हैं। नहीं, अच्छा, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग उर्दू भाषा बोल, नहीं, यही गड़बड़ है। कह रहा ए सही है, परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? पाकिस्तान बांग्ला तुलना में तो नस्ली वाला बात सही था, जबकि अधिकांश लोग बोलने वाले पंजाबी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, ये काफी विवादों में था, इसीलिए पूछा था उसमें क्वेश्चन, ठीक है। बस तो ये आज के लिए जो इतना ही। चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है यश गुरु जी को। और ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ आपको उसका आंसर का पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। सपोर्ट करेंगे तभी कुछ चैनल आगे जा पाएगा, ये आप लोग के ऊपर टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जैसे सबको उठाया वैसे हमको उठाएंगे, तभी ये चीजें आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर मिल जाएंगी, और वो चीजें मैं आपको देंगे वास्तव में जो सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, खाना-पीना अच्छे से रख रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा आपका। तो अपना-अपना ध्यान रखिएगा, और आरओ और एआरओ और आगे आने वाले यूपी पीसीएस के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो 9 बजे रात में मिलेगी, आपको ध्यान रखना। 9 बजे आप लोग रेगुलर जुड़ जाया करिए, आपको ये मिल जाएगा। और 4 बजे के आसपास हिंदी का सेशन जनरली मिल जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।